है प्रार्थना गुरुदेव से, ये स्वर्ग संसार हो, अति उच्चतम जीवन बने, परमार्थमय व्यवहार हो, ना हम रहे अपने लिए, हमको सभी से गर्ज है, गुरुदेव ये आशीष दे, जो सोचने का फर्ज है। हम हो पुजारी तत्व के, गुरुदेव के आदेश के, सच प्रेम के नितनेम के, सधर्म के सत्कर्म के, हो चीढ़ झूठी राह की, अन्याय की अभिमान की, सेवा करन को दास की, परवाह नहीं हो जान की। छोटे न हो हम बुद्धि से, हो विश्वमय से ईशमय, हो राममय और कृष्णमय, जगदेव में जगदीशमय, हर इंद्रियों पर ताब कर, हम वीर हो अति धीर हो, उज्ज्वल रहे हर से सदा, निज धर्म रख खंभीर हो, अति शुद्ध हो आचार से, तन मन हमारा सर्वदा, आध्यात्म की शक्ति हमें पल भी नहीं कर दे जुदा, इस अमर आत्मा का हमें हर श्वास भर में गम रहे, गर मौत भी आ गई, सुख दुख हमसे कम रहे। अरे Hello everyone, today me Kanika Khandelwal with my four speakers Gaurav Gawai and Ujjwala Jain are covering the topic NFRA and Section 8 company. So first of all, we'll start with NFRA. NFRA stands for National Financial Reporting Authority. अब पहले ही सुनते एक क्वेश्चन आता है कि NFRA आया क्यों था, तो 2009 में सत्यम केस हुआ था जिसमें उस एंटिटी में बहुत ज्यादा फ्रॉड हुआ था, वो ऑडिटर आइडेंटिफाई नहीं कर पाया था कि इतना फ्रॉड था, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए NFRA अपन ने गवर्नमेंट ने अप्रूव करा कि अपन को कोई अथॉरिटी होनी चाहिए जो ऑडिटर के वर्क को सुपरवाइज करे। तो गवर्नमेंट ने इसको लीगल फाउंडेशन अप्रूवल दिया था 1 अक्टूबर 2018 को, तो उस दिन से एनएफआरए अपनी कंट्री में एप्लीकेबल हुआ था। अब एनएफआरए के क्या क्या ऑब्जेक्टिव और क्या क्या पर्पस है, तो एनएफआरए का पहला प्रोजेक्ट जैसे एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर वो ऑडिटर साइन करता है तो पहले वो कॉन्फिडेंस इनहेंस होता है कि ये ट्रू एंड फैक्ट इसमें सब कुछ सही है, लेकिन अगर अपन को लगता है कि ऑडिटर गलत काम कर रहा है और अपना इंटरेस्ट कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट नहीं होगा, तो एनएफआरए अपना इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मेन पर्पस ये होता है कि अपन का जो इंटरेस्ट है ऑडिटर के अंदर वो प्रोटेक्ट रहे। फिर जो अपनी स्टैंडर्ड्स आते हैं जैसे ऐसे 505 जो भी सारे होते हैं वो सारे एनएफआरए एस्टेब्लिश करता है, पहले उनको आईसीएआई अप्रूव करता था, लेकिन जब से एनएफआरए आया तो एनएफआरए अप्रूव करता है कि इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको ये काम करना है, ये प्रोसीजर लगाना है, सब कुछ एनएफआरए ने करा था। फिर जैसे एक एंटिटी में एंटिटी के वर्क को उसके सीईओ सीडब्ल्यू वो सुपरवाइज करते हैं, ऐसे ही ऑडिटर के वर्क को उसके एनएफआरए सुपरवाइज करता है कि ऑडिटर सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। फिर होता है ना कि अपन अकाउंटेबल होते हैं तो अपन सही ढंग से काम करते हैं, अब ऑडिटर को पता है कि वो किसी को अकाउंटेबल नहीं है तो सही ढंग से काम नहीं करेगा, लेकिन उसे पता है कि उसका काम एनएफआरए चेक करेगा तो वो सही ढंग से काम करेगा, वो सही क्वालिटी से काम करेगा, सारे प्रोसीजर्स करेगा, सब डॉक्यूमेंट करेगा, वो चीज होती है।
फिर एनएफआरए के अंदर आते कौन कौन से लोग हैं, तो एनएफआरए के अंदर एक होता है चेयरपर्सन उसका, जिसकी मिनिमम एज होनी चाहिए 25 ईयर्स और उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंटिंग में, ऑडिटिंग में, लॉ में, फाइनेंस में, सबकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। फिर 3 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं एनएफआरए के, जिनकी मिनिमम एज होनी चाहिए 20 और जिनके पास भी नॉलेज होनी चाहिए फाइनेंस की सबकी। फिर 9 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं और एक एक्स ऑफिस रिप्रेजेंटेटिव होता है जो कि आरबीआई, सीबीआई से कहीं से भी हो सकता है। नाउ वन क्वेश्चन फॉर ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स। हर्ष खंडेलवाल क्वेश्चन। When was National Financial Yes, Authority sir. constituted? When was the National Financial Reporting Authority established? Sir, the answer is A. 1st October 2018. Correct. फिर अपन डिस्कस करते हैं कि एनएफआरए कौन कौन सी एंटिटीज पे एप्लीकेबल होता है। तो हर लिस्टेड कंपनी पे एनएफआरए एप्लीकेबल होता है। हर लिस्टेड कंपनी को एनएफआरए के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। अब अनलिस्टेड कंपनी में क्राइटेरिया होता है कि उनकी अगर पेड अप शेयर कैपिटल 500 करोड़ से ऊपर है तो एनएफआरए एप्लीकेबल होगा, या उनका टर्नओवर 1000 करोड़ से ऊपर है, या उनकी डेप्ट शेयर होल्ड 500 करोड़ से ऊपर है तो उनके ऊपर एनएफआरए एप्लीकेबल होगा। कुछ स्पेशल कंपनीज होती है जैसे बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी और जो कंपनी इलेक्ट्रिसिटी के काम में डील करती है उन पे एनएफआरए एप्लीकेबल होता है। लेकिन एक स्मॉल कंपनी है उसको एग्जाम्पशन मिली हुई है, उन पे एनएफआरए एप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरी टॉपिक ऐसे ही है। हाँ, एनएफआरए aims to promote awareness in relation to compliance with. आदित्य बंसल। Sir, option C, accounting standards and auditing standards. Yes, correct. कौन सा बेच वाला है ये? तुम्हारे बेच वाला है ठीक है। Now let's we discuss powers of NFRA. NFRA की पावर क्या क्या होती है? तो NFRA की पावर होती है इन्वेस्टिंग पावर। अगर एनएफआरए को लग रहा है कि इस एंटिटी की ऑडिटर ने सही ढंग से नहीं करे, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मेंटेन नहीं करा, तो एनएफआरए उस ऑडिटर की ऑडिट इन्वेस्टिगेट कर सकता है, उस ऑडिटर को बुला सकता है कि आप हमारे सामने प्रेजेंट करो, आप जो भी डॉक्यूमेंट्स वो इंस्पेक्ट कर सकते हो, उस ऑडिटर से सवाल जवाब कर सकते हो। ऑडिटर की अकाउंटेबिलिटी है कि वो एनएफआरए के सारे आंसर्स को, सारे क्वेश्चंस का जवाब दे। फिर एनएफआरए की दूसरी पावर ये होती है कि अगर उसको लग रहा है कि ऑडिटर ने सही से काम नहीं करा, ऑडिटर गिल्टी है, तो वो उसके ऊपर पेनल्टी इम्पोज कर सकता है। अब पेनल्टी जो होती है एक ऑडिट पे लगती है, एक ऑडिटर पे लगती है इंडिविजुअल पे, एक ऑडिट फर्म पे लगती है। इंडिविजुअल ऑडिटर पे लगेगी 1 लाख या फिर 5 टाइम ऑफ द ऑडिट फी रिसीव्ड, और ऑडिट फर्म पे लगेगी 5 लाख और 10 टाइम ऑफ द ऑडिट फी रिसीव्ड, और एक मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट कर सकता है वो फॉर द इयर्स ऑफ 10 ईयर्स की जेल हो सकती है अगर ऑडिटर ने सही ढंग से काम नहीं करा तो। Now next question for online participants. Under which section of Companies Act NFRA was constituted? भावना। Hello, am I audible? Yes. The answer is B. Is correct. और फिर जो एनएफआरए के अदर पावर्स ही होती है कि जैसे मैंने बताया कि स्टैंडर्ड्स एनएफआरए एस्टैब्लिश करता है, तो एनएफआरए के पास राइट है कि वो स्टैंडर्ड्स के अंदर चेंजेस बता सकता है, उनको बनाता भी एनएफआरए ही है। और जो क्वालिटी हुई है ऑडिट की, सही ढंग से ऑडिट हुई है, उसकी क्वालिटी को भी एनएफआरए मेंटेन करता है। सारे जो भी कंप्लायंस है ऑडिटर ने करे हैं वो सब कुछ चेक करता है, और एनएफआरए रूल्स भी बना सकता है कि सारा काम सही हुआ है या नहीं हुआ है। फिर एनएफआरए की ड्यूटीज क्या क्या होती है, वो क्वालिटी मेंटेन करना पड़ता है कि जो भी सारी क्वालिटी हुई है ऑडिटर की वो सही ढंग से हुई है नहीं हुई है, जो डेटा है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन है या नहीं है, जो भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को करना होता है वो सही ढंग से करा ही नहीं करा, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन है या नहीं है ऑडिटर का, और जो इंसिडेंटल फंक्शंस है वो पूरे हुए या नहीं हुए वो चेक करने पड़ते हैं। Now another question for the online participants. Which of the following is not a primary function of NFRA as per section 132 of Companies Act? दिव्यांश शर्मा। The answer is C, conducting the audits of companies. तो जो अपना मेन टॉपिक था इस क्लास का वो था इंस्पेक्शन ऑडिट रिपोर्ट। तो जब एनएफआरए को लगता है कि कोई एंटिटी में सही ढंग से ऑडिट नहीं करी तो एनएफआरए उस एंटिटी का इंस्पेक्शन करता है। तो एनएफआरए ने इस केस में पीडब्ल्यूसी का इंस्पेक्शन करा था
कि पीडब्ल्यूसी का चेक करना कि वो अपना सारा काम स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग और क्वालिटी मेंटेन करके कर रही है नहीं कर रही है। तो जब ऑडिटर ने मतलब एनएफआरए ने जब इंस्पेक्शन करा था पीडब्ल्यूसी का, तो उस टाइम पे पीडब्ल्यूसी का स्टेटस क्या था? तो उस टाइम पे पीडब्ल्यूसी में 247 पार्टनर्स थे, 2945 स्टाफ मेंबर्स थे और उसकी 11 नेटवर्क फर्म थी जब उसका इंस्पेक्शन हुआ था। जो इंस्पेक्शन हुआ था वो एज पर सेक्शन 132 ऑफ कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग हुआ था, और जो एनएफआरए ने एंटिटी सिलेक्ट करी थी वो उनकी साइज के बेसिस पे, कितनी कॉम्प्लेक्स है, क्या क्या उनके अंदर रिस्क है, उस बेसिस पे जज करा था। उस टाइम तक पीडब्ल्यूसी ने 170 एंटिटीज ऑडिट कर दी थी, 26 एंटिटीज ऑडिट करी थी उसके एफिलिएट्स ने, 5 लोकेशन को पब्लिक से रिव्यू कर चुके थे, और ये स्टेटस था फाइनेंशियल ईयर 24-25 का। फिर जब उन्होंने वर्क करा था तो उन्होंने मतलब जब एनएफआरए ने उसकी इंस्पेक्शन करा था पीडब्ल्यूसी का, तो उन लोगों ने ऑनलाइन मीटिंग्स करी थी पीडब्ल्यूसी के साथ और सारे जो एलिमेंट्स है वो जज करे थे। तो जब एनएफआरए ने जब इंस्पेक्शन करा पीडब्ल्यूसी का, तो उसने बहुत सारे पॉइंट्स हाईलाइट करे थे, उसकी इंडिपेंडेंस रिलेटेड पॉइंट्स हाईलाइट करे थे, उसकी एचआर पॉलिसी रिक्वायरमेंट, उसने क्लासिफिकेशन सही ढंग से करा ही नहीं करा, 570 कंप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा, बहुत सारी फाइंडिंग्स निकली। तो अपन एक एक करके सारी फाइंडिंग्स को डिस्कस करेंगे। तो पहली फाइंडिंग थी इंडिपेंडेंस। अपन सबको पता है कि एज पर एसक्यूसी 1 और ऐसे 220 अपन लोगों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जब भी अपन को एंटिटी की ऑडिट करे, अपना कोई भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए उस एंटिटी के अंदर। अगर अपना इंटरेस्ट है अपन को डिस्क्लोज करना पड़ेगा और अपन को सेफगार्ड्स लेने पड़ेंगे उस इंटरेस्ट को एलिमिनेट करने के। लेकिन पीडब्ल्यूसी ने क्या करा था, उसके 6 पार्टनर्स का इंटरेस्ट है एक एंटिटी, नहीं करा, कोई एक्शंस भी नहीं करा, उस एंटिटी की ऑडिट कर दी थी। तो जब एनएफआरए ने उनका इंस्पेक्शन करा तो एनएफआरए को रियलाइज हुआ, मतलब पता लगाया कि इधर इन लोगों की इंडिपेंडेंस ब्रीच हो रही है, फिर भी इन लोगों ने ऑडिट कर दी। तो वो क्वालिटी इनको समझाया गया था कि आपको क्वालिटी मेंटेन करनी होती है, आपको सारे एसक्यूसी वन फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि एक पब्लिक का कॉन्फिडेंस होता है कि आप ऑडिट सही ढंग से कर रहे हो, पर आपने नहीं कर रखा था। फिर सेकंड था एचआरए पॉलिसी। अपन लोग जब भी कोई एंटिटी में कोई एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो अपन क्या चेक करते हैं कि वो इंसान कैपेबल है, वो कॉम्पिटेंट है या नहीं है, उसके पास फेक मतलब रियल डिग्री है जो अपन को चाहिए, मतलब वो क्वालिफाइड अपनी रिक्वायरमेंट्स को मीट आउट कर रहा है। तो ऐसे पीडब्ल्यूसी ने एक एम्प्लॉय को हायर करता है सीए, उस एम्प्लॉय ने क्या करा, फेक सीए डिग्री दे दी थी। तो और पीडब्ल्यूसी ने उसको एम्प्लॉय कर लिया, पीडब्ल्यूसी ने चेक नहीं करा कि वो फेक सीए डिग्री वाला एम्प्लॉय आ चुका है। तो जब एनएफआरए ने चेक करा, उसकी डिग्री मंगवाई, तो एनएफआरए को रियलाइज हुआ कि मेंबर रजिस्टर्ड ही नहीं है आईसीआई के अंदर। तो ये रियलाइज हुआ था कि उनकी एचआर पॉलिसी प्रॉपर तरीके से सही नहीं है। तो क्या एक्शंस करा था, उनको बोला कि आप आपकी रिक्रूटमेंट पॉलिसी को कॉम्प्रिहेंस रिव्यू करो, उसको प्रॉपर तरीके से चेक करो और आप एक्शंस लो कि आप हर किसी को एम्प्लॉय नहीं कर लो, और मतलब सही लोगों को, रीजनेबल लोगों को एम्प्लॉय करो। फिर नेक्स्ट था इन्वेस्टमेंट। अब जब पीडब्ल्यूसी की ऑडिट हुई थी तो जो क्लासिफिकेशन था एज पर इंडेक्स 105 के अकॉर्डिंग अपन को इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे मेजर करना चाहिए, पर उस एंटिटी में क्या हुआ था, इन लोगों ने फेयर वैल्यू पे मेजर नहीं कर रखा था, और पीडब्ल्यूसी की ऑडिट करते विदाउट प्रॉपर चेकिंग की, उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं देखे कि फेयर वैल्यू पे सही से मेजर हुआ है नहीं हुआ। तो ये एक गलती करी थी पीडब्ल्यूसी ने, जो एनएफआरए ने पॉइंट आउट करी थी। फिर एक होता है जब अपन आरपीटी के साथ डील करता है, ज्यादातर कंपनीज गफले का करती है जहाँ उनकी रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि वहाँ पे वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन करती है। अब एक कंपनी बी, अपन लोग जब भी कोई रिपोर्ट देते तो अपन कंपनी का नाम कोट नहीं करते, क्योंकि अपन को कॉन्फिडेंशियली मेंटेन करनी पड़ती है। तो इधर जो भी कंपनी का नाम होगा वो कंपनी वाइज ही होगा, मतलब कंपनी एबीसी होगा, अपन कंपनी का नाम कोट नहीं करेंगे। तो जब ऑडिट करी तो रियलाइज हुआ कि एक कंपनी बी ने लोन दे रखा था उसकी सब्सिडरी को एट 8.5% रेट, लेकिन जब देखा गया तो उस टाइम मार्केट में रेट इससे हाई थी, तो मतलब उसने जो लोन दिया वो कम रेट पे दे रखा था, तो सब्सिडी को बेनिफिट दिया था, तो कहीं ना कहीं आरपीटी वॉयलेट हो रही थी। तो जब एनएफआरए ने उसका इंस्पेक्शन करा तो उसको रियलाइज हुआ कि सही ढंग से हुआ नहीं, उसका डिस्क्लोजर भी नहीं था कि आपने लोन दिया आपकी सब्सिडी को, जबकि अपन ने पढ़ा है एज पर इंडेक्स 24 अपन को डिस्क्लोजर देना पड़ता है कि अपन के अंदर अपन ने अगर कोई आरपीटी को लोन दिया है तो ऑडिटर ने आइडेंटिफाई करा, मतलब ऑडिटर कर नहीं पाया तो एनएफआरए ने करा, तो एनएफआरए ने पीडब्ल्यू समझाया कि आपने ऐसे 550 कंपाइल नहीं करा, आपने इंडेक्स 24 कंपाइल नहीं करा, आपने चेक ही नहीं करा सही ढंग से। फिर और क्या डेफिशिएंसी हुई थी, बहुत सा, एक हुई थी गोइंग कंसर्न। एक कंपनी का नेटवर्क नेगेटिव थी। अब नेटवर्क नेगेटिव है तो अपन को ऐसे पर ऐसे 570 डिस्क्लोज करना पड़ता है कि आपका गोइंग कंसर्न खराब है, आपको आपके यूएम पैरामीटर बताना होता है कि आपका गोइंग कंसर्न सही नहीं है, पर एंटिटी ने ऐसा कुछ कराया नहीं। और जब ऑडिटर ने करा, जब पीडब्ल्यूसी ऑडिट करी, पीडब्ल्यूसी ने रियलाइज नहीं करा कि उनके नेगेटिव नेटवर्क उन्होंने डिस्क्लोजर नहीं दिया है, तो ये चीज गलत हुई थी। और फिर उसके बाद जब पीडब्ल्यूसी ने बोला भी नहीं मैनेजमेंट को, क्योंकि मैनेजमेंट असेस नहीं करा गोइंग कंसर्न को, तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऑडिटर बोले मैनेजमेंट को कि आपका गोइंग कंसर्न असेस करो, पर तब भी ऑडिटर ने नहीं बोला, तो वो गलती करी थी। फिर कि एक एक कंपनी बनाई थी, कंपनी सीधा कोई कंपनी ट्रांजेक्शन कर रही थी, तो क्या करा उन्होंने लोन दी उसी कंपनी को और उसी कंपनी से इन्वेस्टमेंट ले लिया, तो लोन और इन्वेस्टमेंट सेट ऑफ हो रहे थे, और ये चीज डिस्क्लोज ही नहीं करी थी, ऑडिटर ने भी पॉइंट आउट नहीं करा कि आपने ये चीज डिस्क्लोज नहीं कर रखी है, तो एक गलती ये थी। फिर एक था कि आपके जो वर्किंग पेपर्स थे, जो आपकी ऑडिट रिपोर्ट थी,
वो पोस्ट साइन थी, अपन को बिफोर दी मतलब बिफोर इशू ऑफ रिपोर्ट साइन करनी पड़ती है, पर वो आफ्टर इशू ऑफ रिपोर्ट साइन थी, तो वो गलती थी। और उसमें कंट्रोल सही ढंग से नहीं थे कंपनी के अंदर, तो वो चीज पॉइंट आउट हुई थी। फिर नाउ क्वेश्चन फॉर ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ NFRA ओवरसाइट ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग फंक्शन? आयुषी गुप्ता। आयुषी गुप्ता। Am I audible? Yes. Yeah, the correct answer is B, to establish high quality standards and ensure oversight. Okay, yes, nice. तो जैसे अब PwC की रिपोर्ट सबको समझ में आ गई कि क्या क्या गलती हुई थी, तो ऐसे ही जब अपन ने BSR की इंस्पेक्शन ऑडिट रिपोर्ट करी थी, तो BSR की इंस्पेक्शन ऑडिट रिपोर्ट में क्या हुआ था, उस टाइम पे क्या स्टेटस था फर्म का, तो उस टाइम फर्म में 10 ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करे थे उस ईयर के लिए। 3 फोकस एरिया, मेन फोकस एरिया रिवेन्यू, लोन, एडवांस पे करा था, और 1 क्रिटिकल एरिया करा था। तो जब अपन ने BSR का चेक करा, तो जनरली BSR ने सारे जो भी इंडिपेंडेंस से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स है वो सारी कंपाइल कर रखी थी और कोई गलती नहीं थी, लेकिन मेन कुछ और चीजों में गलती करी थी BSR ने। एक ये था कि अपन को पता है जब अपन किसी कंपनी की स्टेट ऑडिट एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो अपन उसकी इंटरनल ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, पर BSR ने क्या करा था, वो एक कंपनी की स्टेट ऑडिट करा और साथ साथ में उसकी इंटरनल ऑडिट भी एस्टेब्लिश कर ली, जो कि चीज सही नहीं थी। आप एक ही चीज कर सकते हो एक टाइम पे, आप 2 एंगेजमेंट नहीं कर सकते हो। और BSR में मेन दिक्कत ये हुई थी कि अपन ने पहले सैंपल लिया था कि अपन 5 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट चेक करेंगे, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा सब्सिडीज बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रहे थे, तो अपन ने अपना सैंपल इंक्रीज करके 10 फाइल्स में कर दिया था, मतलब 10 एंगेजमेंट अपन ने शूट नहीं करे थे उस टाइम पर। फिर ये NAS वाला तो वही है, नॉन ऑडिट सर्विसेज, कि आप जब किसी कंपनी को ऑडिट सर्विसेज दे रहे हो तो आप नॉन ऑडिट सर्विसेज नहीं दे सकते, मतलब आप स्टेट ऑडिट कर रहे हो और साथ में इंटर ऑडिट कर रहे हो, वो चीज गलत है। आप एक ही चीज कर सकते हो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। फिर उसके बाद एक था कैंसल ऑर्डर्स। अब रेवेन्यू एक कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल पार्ट होल्ड करता है। अगर अपन जब भी कोई कंपनी का ऑडिट करते हैं तो अपन उसके रेवेन्यू से टर्नओवर पर बहुत फोकस करते हैं। अब एक कंपनी एक थी जो रेस्टोरेंट में डील करती थी, उनके बहुत सारे कैंसल ऑर्डर थे। तो जब उसको चेक करा गया तो अपन को रियलाइज हुआ कि ऑडिटर ने उस ऑर्डर को सही ढंग से चेक ही नहीं करा कि कैंसिल ऑर्डर क्यों हो रहे हैं, क्या रीजन है। मैंने उसको कैसे काउंट करा, ऑडिटर ने वो चीज बिल्कुल भी चेक नहीं करी थी। और तो मतलब रेवेन्यू क्रूशियल पार्ट है, तो NFRA ने ऑडिटर से बोला BSR से कि आप लोगों ने ऐसे कैसे ऑडिट कर दिया, आपने उसके ऑर्डर्स प्रॉपर तरीके से स्क्रूटनाइज नहीं करे, आपको दिख रहा है कि सारे कैंसिल ऑर्डर है, वो कैसे कैंसिल ऑर्डर को लेस कर रहे हैं नहीं कर रहे, किस वैल्यू पे आपके रेवेन्यू से लेस कर रहे हैं, आपने वो चीज चेक नहीं करी थी। फिर अगर रिफंड दे रहे हैं आप, तो ऐसा था कि आप एक ही ऑर्डर से, मतलब एक ऑर्डर नंबर से बहुत सारे रिफंड आ रहे थे, और ये चीज इजिली अपन मैप कर सकते थे जब अपन ऑडिट करते हैं, पर BSR ने वो चीज मैप नहीं कर पाई थी, क्योंकि उन लोगों ने कोई ऑडिट ट्रेल बनाया नहीं था, कोई ऑडिट प्रोग्राम बनाया नहीं था कि कैसे ऑडिट करनी है। तो जब NFRA ने उसकी ऑडिट करी तो NFRA ने ये फोकस करा कि आपको ऐसे करना चाहिए, आपका प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए किस अकॉर्डिंग आप ऑडिट कर सकते हो। फिर एक था रियल एस्टेट कंपनी। उसमें क्या दिक्कत थी कि आप लोगों ने आपके नोट्स टू अकाउंट में प्रोविजन डिस्क्लोज कर रखे कि आपका ये अमाउंट प्रोविजन है। अगर आपके नोट्स में डिस्क्लोज है तो बैलेंस शीट में डिस्क्लोज होना चाहिए वो चीज, पर उस एंटिटी ने नोट्स में डिस्क्लोज कर रखा था, बैलेंस शीट में वो चीज डिस्क्लोज नहीं थी। तो और ये चीज ऑडिटर इजिली पॉइंट आउट कर सकता है, तो ऑडिटर ने पॉइंट आउट नहीं करा था। तो जब NFRA ने इंस्पेक्शन करा तो NFRA को इजिली मिल गई, क्योंकि चीज इजिली मिल सकती है। तो उन लोगों ने बोला ऑडिटर्स को कि आप लोगों ने सही ढंग से उसका इंस्पेक्शन क्यों नहीं करा। फिर एक और दिक्कत थी कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन। कंपनी के अंदर ये पॉलिसी थी जिस कंपनी के अपन ने ऑडिट करी थी, कि आप लोगों के पास ऑप्शन है कि आप आपकी इन्वेंट्री वापस रीसेल कर सकते हो एंटिटी को, या फिर आप उसके बिहाफ पे रिफंड ले सकते हो रिपेयर एंटिटीज को। मतलब एंटिटीज अपनी सोल्ड एंटिटीज को, सोल्ड यूनिट्स को बार बार बायबैक कर रही थी। तो जब अपन कोई एंटिटी की बायबैक करते हैं यूनिट्स को, तो अपन उसको अलग वैल्यू में मेजर करते हैं, क्योंकि अगर कोई अपन वापस चीज ले रहे हैं तो वो चीज वैसी नहीं है, उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट है, तो अपन उसको जो उसकी रियल कॉस्ट है, रियल सेलिंग प्राइस से कम पे वैल्यू करेंगे। और इन्वेंट्री हमेशा अपन कॉस्ट या NRV पे वैल्यू करते हैं, पर उस एंटिटी में ऐसे वैल्यू हो ही नहीं रहा था। ऑडिटर ने इन्वेंट्री चेक ही नहीं करती प्रॉपर तरीके से, चेक ही नहीं कि वो इन्वेंट्री बायबैक हुई तब तो कैसे अकाउंट फॉर कर रहे हो। तो वो चीज इस वाले केस में हाईलाइट हुई थी। फिर एक था कि कंपनी बहुत ज्यादा कैपिटल एडवांस दे रही है अपनी सब्सिडरीज को और अपनी एंटिटीज को, लेकिन उस एडवांस के लिए वो कोई चीज, मतलब कोई प्रॉपर रिकॉर्ड्स ही नहीं है। आप एडवांस ले तो कोई डॉक्यूमेंटेशन करते हो, तो उस कंपनी में कुछ हो नहीं रहा था। ऑडिटर ने वो चीज पॉइंट आउट नहीं करी थी कि आपने प्रॉपर तरीके से लोन एडवांस कैपिटल मतलब डिस्क्लोज कर रखी नहीं कर रहे, उसने डॉक्यूमेंटेशन लिया ही नहीं दिया।
फिर एक कंपनी बी थी, उसमें ये क्या था, उसमें होल्डिंग कंपनी सुपरवाइज करती थी, उसे कंट्रोल कैसे चल रहा है, और होल्डिंग कंपनी के जो रिजल्ट्स थे वही होल्डिंग कंपनी रिजल्ट निकालती सारी सब्सिडरीज कंपनी के लिए। पर क्या हुआ था, जब एनएफआई ने उस कंपनी का इंस्पेक्शन करा तो रियलाइज हुआ कि सब्सिडरी के रिजल्ट्स और होल्डिंग कंपनी के रिजल्ट्स मैच नहीं कर रहे, जबकि और ऑडिटर ने होल्डिंग कंपनी के रिजल्ट पे रिलाई कर लिया। ऑडिटर ने उस डिस्क्रिपेंसी को पॉइंट आउट ही नहीं करा कि आपके डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो वो चीज इस केस में हाईलाइट हुई थी। फिर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, एक कंपनी के जब देखा ऑडिटर ने क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन कर रखा, तो ऑडिटर ने डुप्लीकेट वर्किंग पेपर डॉक्यूमेंट कर रखे थे, अनएक्सप्लेन कैलकुलेशन डॉक्यूमेंट कर रखी थी, जबकि अपन को जब अपन डॉक्यूमेंटेशन करते हैं वो सही ढंग से करना चाहिए। जैसे अपन ने भी पीयर रिव्यू करा था, मतलब अपन ने फाइलिंग करी थी जो अपने टैक्स ऑडिट, तो अपन इंडेक्स बार बार चेक कर रहे थे कि अपन का इंडेक्स नंबर सही है नहीं है, वो सब चीज अपन ने चेक करी थी, क्योंकि एनएफआरए की कंप्लेंट होता है, एनएफआरए कभी भी कोई रिपोर्ट खोल के देख सकता है कि आपने प्रॉपर तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स डाले नहीं डाले, अपन एमएनएल डालते हैं, अपन एंगेजमेंट लेटर डालते हैं, अपन मटेरियल डालते हैं, सब कुछ जानना होता है। और उस एंटिटी में इंपॉर्टेंट सिग्नमेंट पॉलिसीज जो कि होती है ना कि एंटिटी चलती कैसे है, वो चीज भी डॉक्यूमेंट नहीं कर रखी थी। तो क्या क्या रिकमेंडेशन दिया था उस एंटिटी को कि आप आपके जो सर्विसेज है उनको थोड़ा इनहेंस करो, आपकी कंट्रोल सही ढंग से लाओ, आपका प्रोसीजर बनाओ कि आप कैसे ऑडिट कर रहे हो, बिना प्रोसीजर के ऑडिट मत करो, सबसे कंसल्ट करो कैसे करना है। वो सब कुछ हुआ था इस वाले केस में। So, आपके fellow student ने, who is the currently speaker, tell me few pointers that you have jotted down from both the scenarios that she shared with you. Hello, I'm a speaker. I'm audible. Yes, sir. Hello. यस हाँ भैया। भैया। सो बेसिकली हम लोगों ने अभी दो सिनेरियो देखे थे, पीडब्ल्यूसी और बीएसआर के। तो दोनों में हम लोगों ने ये देखा कि हमारी बेसिक वर्किंग क्या है। मतलब अगर आप ये देखो कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पे कहाँ कहाँ पे हम लोग लैग कर रहे हैं। सो मेरा बेसिक आइडिया था कि मतलब हमारा क्या होना चाहिए कि ऑडिटर को हर एक बेसिक डॉक्यूमेंटेशन, इवन द जो हमारे स्टैंडर्ड होते हैं, नॉर्मल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं जो हम लोग फॉलो करते हैं ड्यूरिंग द ऑडिट, और जो हमारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं जो एंटिटीज पे एप्लीकेबल थे, हमें प्रॉपर फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी एक इन्होंने इन्वेंट्री वाला एक एग्जांपल दिया था कि इन्वेंट्री को जो बायबैक बीएसआर के अंदर एक बायबैक कर रहे थे लोग, वो इन्वेंट्रीज। तो आप इन्वेंट्री बायबैक कर रहे थे, तो उसके बाद बीएसआर वालों ने अपना उस पे नफरा वालों को एक अपना सजेशंस भी दिए थे कि कैसे कैसे उन्होंने उसको क्या ट्रीटमेंट किया था, और उसको फर्दर इम्प्लीकेशन उन्होंने क्या लेंगे उसके ऊपर। तो पूरा सजेशन उन्हें बीएसआर वालों ने पूरा सजेशन उनको नफरा वालों को बताया था कि ऐसे ऐसे हम लोग आगे फर्दर स्टेप्स होंगे। सो हमें भी अपनी ऑडिट में ये सारे जो जो प्रोसीजर्स हैं उनको हमें अप्लीकेबल करने चाहिए, ताकि कोई ऐसा लैग पॉइंट ना हो कि हम लोग यहाँ पे लैग हो गए, हमारे फॉर हम लोग कहीं किसी एरिया पे लैग हो रहे हैं, या फिर नफरा उस पे हमारे ऊपर कोई ऑब्जेक्शंस निकाल सके। तो हमें प्रॉपर वे में हमें प्रॉपर और डॉक्यूमेंटेशन मींस प्रॉपर यू कैन से कि अ, पूरी ऑडिटिंग हमें हमें ध्यान में रख के इसको आगे हमें ऑडिट करनी चाहिए। सो बेसिकली मेरा पर्सपेक्टिव तो ये था। और Sure. Yeah. For the perspective view, I guess you also shared about the NAFRA introduction with them. Yes, sir. Why was NAFRA founded in 2018? Why the section was being introduced about NAFRA? And what was the backstory of the same? Satyam case was one of a major break story which came into light, and it is not one story, it is one of the stories. And it is also a setback for ICAI and CA professionals that how a major company who was trading its share on a high stakes in NSE BSE show a sudden crash on a particular day just because of a particular news that the owner shared with them that sorry, we don't have any back documents for the assets and the liabilities that are being presented in our financial statements. So, Satyam का कौन कर रहा था audit? You know, PwC was doing the audit of Satyam, and it's again a big four entity. And what is the crucial part as an auditor? Do you think that you have to consider while you are doing audit? Not just the financial statements or the financial statement line item, but what is the crucial part that is necessary for an audit? Documentation, evidence. If these
two things are not present in your audit work papers, then your audit is not considered as complete. Whether you have the knowledge of the business, whether you have concluded that business, whether you have done everything in good faith with professional skepticism and professional ethics. But if you don't have work papers, if you don't have the workings to back up your work, then that audit is not concluded. And that is a crucial part for which NAFRA was constituted. And whenever NAFRA orders are initiated and whenever we see the NAFRA orders, we find the same things. The common thing, the common linkages that NAFRA always try to point out is that your documentations are not proper. You have not documented what you are claiming that you have checked. Though we are seeing that, okay, revenue was being booked as per the Ind AS 105 or the AS, but the supportings are not matching with what you are saying. So again, you are at default. So these two standards you have to cross check. SA 230, the audit documentation, SA 500 series, audit evidence, confirmations, everything. You have to keep in mind whether you have completed every essay and you have documented your file. But at the end, what matters for the quality reviewer is not your knowledge, but what you have presented in front of him. With that, I would proceed with another. So I will be covering the inspection report of NFRA and the findings for SRBC and Company LLP and MSKA and Associates LLP. सबसे पहले एनएफआरए का रोल क्या होता है? एनएफआरए जो है वो सेक्शन 132 के अंदर कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, वो इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी थी जो इंश्योर करता है कि अपन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स और इंड AS के अकॉर्डिंग कंप्लाई करते हैं नहीं करते। क्वालिटी ऑफ सर्विस देखता है कि ऑडिट प्रोफेशनल और फर्म्स जो है वो किस टाइप की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और अपनी ऑडिट क्वालिटी मेंटेन है या नहीं है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनएफआरए क्या होता है? सबसे पहले तो देखता है कि कंप्लाई करा है या नहीं करा हर चीज के अंदर, ऑडिट क्वालिटी जो है वो प्रॉपरली मेंटेन है या नहीं है और अपनी प्रॉपर पॉलिसीज और प्रोसीजर जो परफॉर्म करने चाहिए थे वो परफॉर्म है या नहीं है। फिर वो इंस्पेक्शन करके क्या आइडेंटिफाई करता है, जैसे वो ऑडिट फाइल्स वगैरह देखता है और उसमें जो हायर स्टेटमेंट एरियाज होते हैं ना, तो वो उनको आइडेंटिफाई करता है। वो पास्ट फाइंडिंग्स देखता है कि इंडिपेंडेंस वगैरह अपना सही था या नहीं। सेक्शन 1 विल बी कवरिंग एसआरबीसी एंड कंपनी, उनकी जो फाइंडिंग्स थी और उनका जो रिव्यू करने से एनएफआरए को वो ऑब्जर्वेशंस मिली वो कवर होगा। सबसे पहले एसआरबीसी एंड कंपनी जो है वो ईवाई नेटवर्क की फर्म है, वो बिग 4 का पार्ट है एंड एसआरबीसी के अंदर अप्रोक्सीमेटली 120 पार्टनर्स एंड 4,400 स्टाफ मेंबर्स हैं। इसने 589 नाफरा रेगुलेटेड एंट्रीज ऑडिट करी थी इन फाइनेंशियल ईयर 23-24। The core services which are provided by SRBC are audit assurance, consultancy, tax and strategy and transaction. सबसे पहले समरी है जो इसकी फाइंडिंग्स से उससे रिलेटेड समरी है। फॉर्म वाइड कंट्रोल्स जो उन्हें लैक कर रहे थे वो था कि वो एक तो टर्मिनोलॉजी इमीडिएट फैमिली मेंबर यूज कर रहे थे रादर देन द टर्म रिलेटेड, एंड उनकी जो मॉनिटरिंग सिस्टम था वो इफेक्टिव नहीं था। इंडिविजुअल ऑडिट एंगेजमेंट के अंदर जो उन्होंने फाइंडिंग्स देखी थी वो रिलेटेड टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की, रिलेटिंग टू द यूजफुल लाइफ, देयर डिस्क्लोजर, their estimates, etc., and relating to shares and investment. Each of them will be covered further. First finding was that they were using the term immediate family member instead of the term relative. Relative जो है वो ज्यादा ब्रॉडर टर्म होती है, इमीडिएट फैमिली मेंबर जो है वो बहुत नैरोअर होती है, तो वो कंप्लायंस रिस्क क्रिएट करती है। इमीडिएट फैमिली मेंबर जो है वो सिर्फ स्पाउस, चिल्ड्रन और डिपेंडेंट्स कवर करता है, वेयर जो रिलेटिव है उसके अंदर जो अपनी रिलेटेड एंटिटीज होती है, स्टेप चिल्ड्रन होते हैं, स्टेप सिस्टर होते हैं और स्टेप सिबलिंग्स एंड पेरेंट्स जो है वो सब कवर होता है। तो अब इमीडिएट फैमिली मेंबर यूज करके उन्होंने अपना बहुत नैरो कर दिया था उसको। Question for online participants: why is using the term immediate family member instead of relative risky? Divya, Option B.
Option B, Hello. it narrows the scope and Hey, you bolo. call it low. Yes, it is correct. The second finding was कि फर्म की है ना स्टेटेड पॉलिसी के अंदर एक फॉर्मल मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि वो फर्म की पॉलिसी एंड प्रोसीजर देखे कि वो ढंग से परफॉर्म हो रहा है नहीं हो रहा। लाइक अपना SQC 1 जो है वो भी यही स्टेट करता है कि पॉलिसी एंड प्रोसीजर जो है वो अपनी फर्म फॉलो करनी चाहिए ताकि क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहे और वर्क जो है एकदम ढंग से प्रोफेशनली हो। लेकिन उनका जो सिस्टम था, मॉनिटरिंग सिस्टम था, वो ये सब चीजें लैक कर रहा था। तो उनको एक मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप करने की नीड है जो रेलिवेंट हो, एडिक्वेट और ऑपरेट इफेक्टिवली करे और स्टाफ मेंबर्स भी उसको फॉलो करें प्रॉपर्ली। फाइंडिंग थर्ड वाज रिलेटिंग टू द ARO। ARO जो है वो एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होता है कि अपन को असेट की जो साइट है उसको अपन को डिसमेंटल, रिमूव और उसको रिस्टोर करना होता है एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ द पर्टिकुलर असेट। तो जैसे एग्जांपल है कि 5 साल के बाद कंपनी मस्ट रिमूव द फैक्ट्री एंड रिस्टोर द लैंड टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन even though the amount of expenditure is required to be incurred after 5 years, but the obligation exists today. So we create a asset retirement obligation. The future cost to restore the land is 1 lakh and today's equivalent present value 70,000. So 70,000 का asset भी create होगा और एक liability भी create होगी। बट फर्म का क्या, कंपनी ने क्या करा था, कंपनी ने ना ARO की वैल्यू जो मटेरियली रिड्यूस कर ली ड्यू टू विच द कैपिटलाइज्ड एसेट आल्सो रिड्यूस्ड एंड द डेप्रिसिएशन व्हिच वाज चार्ज ऑन द पर्टिकुलर एसेट रिड्यूस्ड ड्यू टू विच द प्रॉफिट स्पाइक्ड। तो प्रॉफिट स्पाइक हुआ था जिसमें ना ऐसा था कि प्रीवियस ईयर में उनकी 2 कोटेशंस मिली थी वेंडर से, दोनों कोटेशंस इक्वली सिमिलर थी, लेकिन करंट ईयर में जब वो दोनों कोटेशन मिली तो उन्हें पिछले साल हाईएस्ट कोटेशन से इस साल लोएस्ट कोटेशन में शिफ्ट कर लिया था और उसमें कोई भी बेसिस ऑफ एस्टिमेशन वगैरह कुछ नहीं लगाया था, ना ही उन्हें प्रॉपर डिस्क्लोजर दिया था, ना ही उसका इम्पैक्ट बताया था कि ऐसा क्यों करा है। तो ऑडिटर ने भी, ऑडिट टीम ने भी एकदम फेल करा और उन्हें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म नहीं लगाई, उन्होंने ना ही मैनेजमेंट की बायस को वो करा, चैलेंज भी नहीं करा और उन्होंने कंपेयर भी नहीं करा। बेस्ट एस्टिमेट वो होता है जो अपन की फ्यूचर एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग होता है और रिस्क वगैरह देखकर होता। तो उन्होंने कंसिस्टेंट भी नहीं थे दोनों डेटा क्योंकि प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर में दोनों चीजें अलग हो रही थी, ना ही उन्होंने डिस्क्लोज किया, तो ये गलत था। फोर्थ फाइंडिंग वाज दैट कि कंपनी के पास विंड जनरेशन पावर प्लांट था जिसमें उसकी यूजफुल लाइफ जो एज पर द एक्ट होती है वो 22 ईयर्स होती है और एक्ट ने स्पेसिफिकली स्टेट कर रखा था कि अगर आप 22 ईयर्स से चेंज करते हो यूजफुल लाइफ तो आपको रीजन स्टेट करना, प्रॉपर जस्टिफिकेशन देनी है। तो क्लाइंट ने 22 ईयर्स की जगह 30 ईयर्स जो है वो यूजफुल लाइफ ली और उन्होंने बिल्कुल स्टेट नहीं करा कि उन्होंने क्यों करी है यूजफुल लाइफ चूज और जस्टिफिकेशन भी वैलिड नहीं था। So they did not state the difference between the useful life and they did not provide any justification which was supported by the technical advice. Fifth finding was relating to the physical verification of bearer plants. A physical verification of bearer plants like tea bushes is practically impossible to have direct verification. So the alternate procedures must be performed. तो ऑडिट फर्म जो है उन्होंने जो अल्टरनेट प्रोसीजर परफॉर्म करे वो थे यील्ड टेस्टिंग, बट वो एनालिसिस जो था वो करेक्ट नहीं था क्योंकि ऑडिटर ने कंपेयर करा था टोटल प्रोडक्शन, दैट इज कि कंपनी ने जो प्रोड्यूस करा और जो कंपनी ने परचेज करा है, उन्होंने सेग्रीगेशन ही नहीं रखा बीच में, जो दोनों के बीच में डिफरेंस होना चाहिए था। उन्होंने कंपनी के ओन बेरर प्लांट्स की जगह प्रोक्योर्ड वाले भी लिए, तो उसके चक्कर में जो यील्ड एनालिसिस था वो इन्फ्लेटेड था और उससे अपन प्रोडक्टिविटी भी नहीं देख सकते कि अपने बेरर प्लांट की कितनी प्रोडक्टिविटी आ रही है। जब उन पे क्वेश्चन करा तो उन्होंने बोला था कि प्रीवियस ईयर के अंदर है पेस्ट आ गए थे, तो पेस्ट के चक्कर में लैंड डिस्ट्रॉय हुई थी इसलिए यील्ड रिड्यूस हुई थी, लेकिन उन्होंने प्रॉपर डिस्क्लोजर और प्रॉपर जस्टिफिकेशन भी नहीं दिया था कि कौन सा एरिया कितना इफेक्ट हुआ था उस पेस्ट से और उस पे यील्ड पे क्या असर आया। तो उनकी जजमेंट गलत थी। क्वेश्चन, if the physical verification is conducted by management in a phased manner, the auditor should शोभित, Answer is C. correct. Sixth finding was relating to the share swap between the related parties. अब अगर related party transaction हो रहा है तो उसमें higher risk of misstatement होता है, तो audit team ने कुछ भी नहीं करा, उन्होंने सिर्फ मैनेजमेंट रिपोर्ट पे रिलाई करा। अब उनको उसकी जगह उसको ढंग से देखना चाहिए था कि वो क्यों करा गया, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके assumptions क्या है, मेथड्स क्या है, उन्होंने ढंग से उसको इवेल्युएट ही नहीं करा और उनको ऑब्जेक्टिविटी भी देखनी चाहिए थी कि जो एक्सपर्ट रिपोर्ट जनरेट हो रही है उसकी एक्सपर्ट की क्या कॉम्पिटेंस है, क्या कैपेबिलिटी है। तो ऐसे 550 को हमने ढंग से ध्यान नहीं रखा इस चीज में।
तो समरी जो SRBC ने दी थी अपने रिस्पॉन्स की, उन्होंने बिलीव करा कि उनके प्रोसीजर्स वर अप्रोप्रिएट बट दे लैक डॉक्यूमेंटेशन, और उनका वो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, वो अपने डिस्क्लोजर्स को भी ढंग से बता सकते हैं और प्रॉपर लिंकेज और प्रॉपर जस्टिफिकेशन डाल सकते हैं हर चीज में। Question: An auditor identifies a significant related party transaction outside the normal course of business. What should the auditor's response be? यस गुप्ता। ऑप्शन बी। It is correct. अब सेकंड सेक्शन जो है वो कवर करेगा इंस्पेक्शन फाइंडिंग्स जो MSK एंड एसोसिएट्स एंड LLP के लिए थी। MSK एंड एसोसिएट्स जो BDO नेटवर्क का पार्ट है, वो 5th लार्जेस्ट अकाउंटिंग नेटवर्क आती है, वो 1978 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी और उसके 12 ऑफिसेज हैं लोकेटेड ऑल ओवर इंडिया। इनके 46 पार्टनर्स हैं और 986 जो है स्टाफ मेंबर्स हैं, और सर्विसेज वो जो प्रोवाइड करते हैं आर रिलेटेड टू ऑडिट एश्योरेंस, टैक्सेशन एंड एडवाइजरी। जो इंस्पेक्शन फाइंडिंग्स दी थी उसका समरी है। सबसे पहले रिलेटिंग टू द नॉन ऑडिट सर्विस and whistleblower committee and relating to the monitoring and root cause analysis. Individual audit engagement में जो उनकी findings थी was related to revenue advances, borrowings and receivables. First finding was relating to the non-audit service. कंपनी की पॉलिसी थी कि वो नॉन ऑडिट सर्विसेज है वो प्रोवाइड नहीं कर सकते, जैसे कंसल्टेंसी, बुक कीपिंग एक्सेट्रा। एंड अगर ये कोई कंपनी की पॉलिसी है तो ये ऑल ओवर द इंटरनेशनल नेटवर्क अप्लाई होती है, बट ये इनकंसिस्टेंसी क्रिएट करी थी क्योंकि कुछ पार्ट में परफॉर्म हो रही थी, कुछ पार्ट में नहीं हो रही थी, तो ये सब जो है क्वालिटी और एथिक्स के अगेंस्ट था। Second finding was relating to the audit files. The audit files were modified after they were issued, but they did not have any re-signature from the engagement partner. Audit files जो है वो काफी अच्छा लीगल रिकॉर्ड होती है, वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, तो उनको अगर आप चेंज कर रहे हो तो इसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए। सेकेंडली, फर्म की जो है पॉलिसी थी कि विसल ब्लोअर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए, बट वो नहीं हुई भी थी। विसल ब्लोअर कमेटी जो है वो इंश्योर करते कि फर्म की जो क्वालिटी है वो प्रॉपर है या नहीं है, और जो नॉन कंप्लायंस है या नहीं है। Question: The auditor documents only final conclusion for significant judgment areas but does not document alternate views considered. Which of the following is most appropriate? उमेश। उमेश। वॉइस नहीं आ रही। अनवेटी हो सकता। यहाँ से कोई आदित्य महेश्वरी। आदित्य महेश्वरी। नमन क्या हो आंसर? B. It is correct. Not acceptable as documentation. Third finding was relating to the training system.
अब फर्म ने जो है वो LMS सिस्टम इम्प्लीमेंट करा था ताकि उनकी जो ऑटोमेट हो सके ट्रेनिंग और अटेंडेंस और जो भी इनरोलमेंट होता है, लेकिन उसमें भी डेफिशिएंसीज थी, तो उससे प्रॉपर ट्रैक नहीं रख पा रहे थे। तो इसमें है कि अगर आप मॉनिटरिंग डेटा रख रहे हो तो फिर उसको एक्चुअली अश्योर करो कि वो सही से चल रहा है नहीं चल रहा। अब सेकेंडली वाज रूट कॉज एनालिसिस। रूट कॉज एनालिसिस होता है कि अगर कोई भी गलती है तो वो गलती क्यों है, उसके रीजंस क्यों, डेविएशन जो अराइज हो रहे हैं, तो उनके पीछे प्रॉपर रीजन ढूंढो ताकि वो देख सको कि करेक्टिव एक्शन ले जा सके। अब रूट कॉज एनालिसिस जो है वो फॉर्म रूट कॉज एनालिसिस जो है वो फॉर्म ने लिख रखा था कि सिर्फ अनसैटिस्फैक्टरी ऑडिट फाइल्स होंगी उसमें कंडक्ट किया जाएगा, लेकिन रूट कॉज एनालिसिस जो माइनर टू मॉडरेट एफिशिएंसीज है उसमें इग्नोर हो रहा था। तो वो चीज गलत है क्योंकि वो अक्यूमुलेट होकर एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर सके। फोर्थ फाइंडिंग वाज रिलेटिंग टू द रेवेन्यू। कंपनी की पॉलिसी थी कि रेवेन्यू तभी रिकॉग्नाइज करना है जब कंट्रोल जो है वो ट्रांसफर हो गया है। 99.5% जो रेवेन्यू रिसीव हो चुका है नेट ऑफ टैक्सेस। तो कंपनी ने ऑलमोस्ट ऑल जो अमाउंट ऑफ रेवेन्यू रिसीव करना था वो ऑलमोस्ट ऑल कर लिया था, लेकिन तब भी उनका रेवेन्यू जो रिकॉर्ड होना चाहिए था वो शॉर्टफॉल था। तो ऑडिट टीम जो है एंगेजमेंट टीम, उन्होंने जो कलेक्शंस है वो उससे वेरीफाई नहीं करे और उन्होंने इंक्लूडिंग टैक्सेस ले लिए, नेट ऑफ टैक्सेस नहीं लिए। तो एंगेजमेंट टीम ने जो है मैनेजमेंट रिपोर्ट पे रिलाई करा, ना कि खुद के जो एनालिटिकल प्रोसीजर्स वगैरह परफॉर्म करके, जो वो चीज गलत थी। उनको और मैनेजमेंट रिपोर्ट पे रिलाई तो करना चाहिए था, लेकिन उनको खुद की भी टेस्टिंग करनी चाहिए थी। Which of the following is a red flag for improper revenue recognition? यशस्वी, Answer is B. Correct. So, sorry to interrupt. The findings 1 to 4. Tell me one thing about that. The internal control that has been applied in a company. Who is the who is responsible for the internal control of the company? Who's charged with governance? Who's charged with governance, management, and one more person who is not a statutory auditor but a internal auditor. So when there, I think out of 4 findings, 3 were related to internal controls only. So in those 3 internal control findings, there was no mention of internal auditor. Right? There was only mention of relying on management audit, the management declaration, and not doing proper analytical procedure on the end of statutory auditor. Why is that a concern? Why internal auditor was not being held liable here? In general, I'm just asking. If anyone has been a part of internal audit team, you have done, definitely 1 or 2% have done internal audit or been a part of internal audit, right? When you are in an internal audit team, are you considered a part of management or not? Yes, we are part of management. So when NAFRA is issuing a notice and stating the word management or those charged with governance, they are addressing to both the management of the entity and internal auditors present. That is. The 5th finding was relating to the reconciliation and related party disclosure. अब जो है कस्टमर के एडवांसेस जो है वो एडजस्टेड ट्वाइस कर लिए थे इन ऑर्डर टू मीट द रिकंसिलिएशन, और उनको नीदर इवैल्यूएट करा था नॉट डॉक्यूमेंट करा था, व्हिच वाज इनकरेक्ट इन ऑर्डर टू मीट द रिकंसिलिएशंस ओनली दे हैव एडजस्टेड द एडवांस ट्वाइस. So they did not evaluate all the misstatement. Although the amount of such advances were very less, it did not have any impact on the financial statements. However, it is a misstatement and should be treated as a deficiency. Related party disclosure. The company was having significant borrowings from their holding
but they fail to disclose that they have entered into the related party transactions with their holding company, although it does not impact the overall balance, but the proper disclosure should be given and transparency should be there. The summary of responses which were given were they believe that all the policies and internal advisories were fully aligned with the statutory needs, and the risk cause analysis was performed for the best practice rather than mandatory requirement for all the findings, and they applied the professional judgment and solely not rely on legal provisions and opinions. Question: which of the following best reflects the auditor's responsibility at the end of the audit? हार्दिक खंडेलवाल। Hello, Yes, Hardik. hello. Sir, the option is A. Correct. The common theme and the lessons that we have learned is कि policies जो वो एक company की होनी चाहिए वो clearly defined होनी चाहिए और उसके अलावा वो monitor भी करनी चाहिए audit team जो ढंग से देखे कि जो policies और वो जो है वो properly enforce हो रहे हैं throughout the network firms also. The documentation should be proper and the firms need an active and data driven system in the real life. Professional skepticism should be maintained by the audit team. उनको मैनेजमेंट की जो बायस होती है उनको प्रॉपर्ली चैलेंज करना होता है और मैनेजमेंट की जो चीजें होती है उन पर प्रॉपर्ली रिलाई नहीं करना होता, खुद की फाइंडिंग्स भी करनी होती है. Key takeaways are that firstly, independence policy are consistently defined and enforced. The strengthen the training system, including audit estimates and related party transaction. Actively monitor the quality control system and root cause analysis for all the deficiencies which are identified. And the strict control should be maintained over the audit files, and verification should be complete. Thank you. Hello. The pointers, a Hello. general point that I want to raise. Yeah. Chirag, सो आप लोगों ने अभी 4 केसेस देखे. आपने 4 केसेस में मेजर एरिया एक कॉमन एरिया आपने आइडेंटिफाई किया कि जो हर एक केस के अंदर इन्वॉल्व है, व्हिच इज रेवेन्यू. अगर आप चारों मतलब आपने 4 इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स देखी, नफरा ने रेवेन्यू के ऊपर ही रेवेन्यू के ऊपर अपना इंस्पेक्शन ज्यादा किया. हर एक एंटिटी के ऊपर नफरा ने रेवेन्यू सिग्निफिकेंट किया, बिकॉज हर एक एंटिटी के अंदर मतलब जो अगर आप देखोगे जो मेजर लिस्टेड एंटिटीज होती है, revenue is considered as a significant area of statement. So basically in big fours में एक concept चलता है, they identify two significant risk of misstatement. So दो significant risk of misstatement they follow करते हैं, जिसमें पहला था management override of control और दूसरा होता है revenue. ये दो significant risk of misstatement हम big four हमेशा identify करते हैं और हमारे इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ही अपने इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स इंस्पेक्शन किया और उनके ऊपर अपनी इंस्पेक्शन रिपोर्ट जनरेट करी है. अगर आप कॉमनली एरियाज देखोगे तो दोनों के दोनों. सो हमें सो बेसिकली मेरा कॉन्सेप्ट ये है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें अपने सिग्निफिकेंट एरिया ऑफ सिग्निफिकेंट एरिया जहाँ पे हमें स्टेटमेंट्स रख सकते हैं, हमें वो एरिया आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं. फॉर एग्जांपल आप क्लाइंट पे जाओ, आपका क्लाइंट किस नेचर का है, आपको वो अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है कि वो किस नेचर का है और उसके अंदर क्या मेजर सिग्निफिकेंट एरिया है. सिग्निफिकेंट एरिया ऑफ स्टेटमेंट उसमें आइडेंटिफाई हो सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाओ जहाँ पे प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है, या फिर किसी और इंडस्ट्री में जाओ वहाँ पे बेसिकली रेवेन्यू एक सिग्निफिकेंट एरिया होता है. तो रेवेन्यू को आप एक एज अ सिग्निफिकेंट एरिया ऑफ स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करो, उसकी प्रॉपर टेस्टिंग होनी चाहिए. जो भी सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट्स होते हैं, सिग्निफिकेंट एरिया ऑफ स्टेटमेंट होता है, ऐसे 315 जो ये कहता है आइडेंटिफिकेशन सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट, वो एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है और हमें उसे फॉलो करके अपनी ऑडिट कंसीडर करनी चाहिए. सो दैट्स द पॉइंट कि इन 4 सिनेरियो के अंदर ये सारी चीजें कॉमन थी. Yes, we are. As Chirag sir mentioned, there are always significant areas in the business line of our client, and it usually differs from client to client. For real estate industry, the significant area of the financial statement may be different
And for a client who is working in FMCG industry, for them the significant area might be different. For a client who is working in, you can say manufacturing or the oil industry, for them the significant area is impairment and the assets that they have, because they are the major part who are generating the revenue. And if the impairment working or the amortization of the asset is not done properly, then their whole balance sheet or the whole revenue structure would be altered. So you have to first, when you are always engaged on a client, you have to first identify the nature of the business and then the significant area corresponding to that business. The key performance indicator, KPIs, if you have remember, those are the things you always or usually see in the books. Then significant decisions that are being taken by the management in the previous audit mentioned in the emphasis of meta paragraph. There are various things you have to consider before starting your audit, and these are the pointers which comes under audit planning and audit scope. So next, start with it. Hi everyone. So my co-presenters presented about NFRA and their inspection reports. And now I am here with a completely different topic, that is Section 8 companies. So before I start Section 8 companies, I would ask any one of you जो कुछ भी बताना चाहे about Section 8 companies. Guys, Section 8. पढ़ते हैं यार इंटर में इतना तो. I think it was definitely a part of it. Okay, so correct. Section 8 कंपनी के पहले अपन कुछ डिफाइनिंग फीचर्स देख लेते हैं जो उसको डिफरेंट बनाती है फ्रॉम अदर नॉर्मल कंपनीज. सेक्शन 8 कंपनीज एक स्पेशल टाइप ऑफ कंपनी है जहां पर वो वर्क करती हैं चैरिटेबल पर्पस के लिए रादर देन प्रॉफिट ओरिएंटेड गोल्स के लिए. तो उनका ऑब्जेक्ट इज चैरिटी. सेकेंड फीचर इज एप्लीकेशन ऑफ प्रॉफिट. जो भी वो प्रॉफिट कमा रहे हैं वो उस प्रॉफिट को सिर्फ और सिर्फ चैरिटी पर्पस के लिए ही यूज कर सकते हैं. वो उस प्रॉफिट से किसी और मीन्स से प्रॉफिट नहीं कमा सकते. थर्ड फीचर इज प्रोहिबिशन ऑफ डिविडेंड. वो कुछ भी इनकम या प्रॉफिट जो कमा रहे हैं वो अपने मेंबर्स को एज अ डिविडेंड या किसी भी और फॉर्म में मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते. सो ये 3 फीचर्स ऐसे हैं जो सेक्शन 8 कंपनी को डिफरेंट बनाते हैं जो प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनीज है उनसे. Second is the why, like what was the legislative intent behind creating Section 8. So charity is really important for the whole society. इसलिए गवर्नमेंट ने ये सोचा था कि इस चैरिटी जो एंटिटीज चैरिटी करती हैं उनको एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए सो दैट उनकी क्रेडिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी दोनों बनी रहे. एंड सेकेंडली उनको एक फ्लेक्सिबिलिटी और ओवरसाइट भी बनी रहे. फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 8 जब भी हम देखते हैं तो सेक्शन 8 कंपनीज में जनरली कम कंप्लायंस होते हैं कंपेयर करें तो अदर कंपनीज से रिलेटेड. बहुत से एग्जेम्पशंस उनको मिलते हैं. तो इसलिए सेक्शन 8 ऐसे चैरिटेबल कंपनीज को प्रमोट करने के लिए बनाया गया. सेकेंड वॉज टू ओवरसाइट. मतलब सेक्शन 8 कंपनीज क्योंकि चैरिटी करते हैं तो चैरिटी के थ्रू बहुत सा अमाउंट अदर पर्पस या इलीगल या अनएथिकल पर्पस के लिए भी रूट किया जा सकता है. तो सेक्शन 8 स्पेशली इसलिए इम्प्लीमेंट भी हुआ सो दैट एक ओवरसाइट रहे गवर्नमेंट का सेक्शन 8 का इस तरह की कंपनीज पे कि वो कोई नॉन कंप्लायंस इलीगल या अनएथिकल वर्क ना कर सके. पहले जब कंपनीज एक्ट 1956 था तो वहां पर भी चैरिटेबल कंपनीज के लिए सेक्शन था, दैट वाज सेक्शन 25. फिर जब कंपनीज एक्ट 2013 आया तो वहां पर सेक्शन 8 आया. सेक्शन 8 थोड़ा स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस है उस पर कंपेयर टू सेक्शन 25 ऑफ 1956 एक्ट और उसके कंप्लायंस भी थोड़े स्ट्रिक्टर है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस प्रोविजंस. Now let's understand the provisions of licensing. तो किसी भी सेक्शन 8 कंपनी को लाइसेंस लेना बहुत जरूरी है. वो विदाउट लाइसेंस अपनी वर्किंग्स स्टार्ट नहीं कर सकते. सो लाइसेंस लेने के लिए उनको एप्लीकेशन देनी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, विच पावर इज एक्चुअली डेलीगेटेड टू ROC. कंपनी जो सेक्शन 8 कंपनीज बनती हैं उनको प्रोहिबिट किया गया है टू
put any word limited or private limited in their names. अगर वो प्राइवेट सेक्टर की भी सेक्शन 8 कंपनीज है तो भी वो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज नहीं कर सकती. जनरली वी कैन सी ऐसे कंपनीज में फाउंडेशन या ट्रस्ट ऐसे वर्ड्स हमको यूज करे हुए मिलते हैं. अब लाइसेंस लेने के लिए प्री कंडीशंस वही कि आप सिर्फ चैरिटी करेंगे, आप किसी और पर्पस के लिए अपना प्रॉफिट यूज नहीं कर सकते, आप सिर्फ आप किसी भी मेंबर को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, डिविडेंड नहीं दे सकते. मेमोरेंडम और आर्टिकल्स बनना लाइसेंस लेने से पहले एक प्री रेक्विजिट है कि कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना हुआ होना चाहिए. So question for online participants, which of the following is not a feature of Section 8 company? Manas. Sir, answer is C. Correct. Now, Section 8 companies दो तरह से incorporate हो सकती है, either limited by guarantee or limited by shares. लिमिटेड बाय गारंटी अगर है तो उसके जो स्ट्रक्चर होगा कैपिटल का उसमें शेयर कैपिटल नहीं होता, वहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन होता है. और लिमिटेड बाय शेयर्स अगर है कंपनी तो वहां पर आपको शेयर कैपिटल मिलेगी. अब लिमिटेड बाय गारंटी के केस में जो मेंबर्स हैं उनकी गारंटी लिमिटेड होती है उस अमाउंट तक जो उन्होंने प्रॉमिस किया है टू पे टू द कंपनी एट टाइम ऑफ वाइंडिंग अप. तो वो पैसा उनसे तभी मांगा जाएगा जब कंपनी वाइंडिंग अप के प्रोसीजर में होगी और सिर्फ उतना ही माना जाएगा जितना उन्होंने गारंटी किया था. वही लिमिटेड बाय शेयर्स के केस में उनकी लाइबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड होती है अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम. मतलब अगर किसी मेंबर के पास 10,000 शेयर्स है और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है और उसमें से 8 वो ऑलरेडी दे चुका है तो उनकी जो लाइबिलिटी आएगी वो होगी जस्ट 2 रुपीज फॉर 10,000 शेयर, दैट इज 20,000 रुपीज. लिमिटेड बाय गारंटी के केस में मेंबर्स गारंटर्स होते हैं और लिमिटेड बाय शेयर्स के केस में दे एक्ट एज अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी. Now, कुछ structuring decisions relating to capitals premium or dematerialization for Section 8. तो हर कंपनी के लिए एक अमाउंट मिनिमम पेड अप कैपिटल का फिक्स किया जाता है, बट फॉर Section 8 मिनिमम पेड अप कैपिटल रखने की कोई जरूरत नहीं होती उनको. वो अकॉर्डिंग टू देयर बिजनेस अपना कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन रख सकते हैं व्हाट दे नीड. वो शेयर्स प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं, बट द ओनली पॉइंट इज कि सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो अमाउंट उन्हें मिलेगा वो किसी भी तरह से उसको रूट नहीं कर सकते अपने पार्टनर्स को अपने मेंबर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. देन बायबैक ऑफ शेयर्स जो परमिट नहीं करता है बायबैक ऑफ शेयर्स. सेक्शन 8 कंपनीज अपने शेयर्स बायबैक इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि अगर वो शेयर्स बायबैक कर रही हैं तो वो अपने मेंबर्स को कुछ कंसिडरेशन देगा जो उसकी बेसिक फीचर को ही वायलेट कर देगा कि मेंबर्स को कोई भी अमाउंट कोई भी कंसिडरेशन नहीं जाना चाहिए. सो बायबैक इज नॉट परमिटेड. अगर कंपनी बायबैक करती है तो एनसीएलटी या सेंट्रल गवर्नमेंट उन पे स्ट्रिक्ट एक्शंस ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक रिवोकेशन ऑफ देयर लाइसेंस. देन डीमटेरियलाइजेशन. सेक्शन 8 कंपनीज पे भी फ्रॉम सितंबर 30, 2024 ये रिक्वायरमेंट आ गई है कि उन्हें अपने जो भी शेयर्स है इफ इट इज लिमिटेड बाय शेयर्स वाली कंपनी तो उन्हें अपने शेयर्स डीमैट फॉर्म में ही इशू करने होंगे. फॉर्मेशन के कुछ प्री रेक्विजिट्स, कुछ बेसिक कंडीशंस जो फॉर्मेशन से पहले किसी भी सेक्शन 8 कंपनी को करनी होगी. प्रॉपर उनके पास डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए. स्टेक होल्डर्स जो भी उस कंपनी के होने वाले हैं उनका अप्रूवल होना चाहिए. जो भी रिसोर्सेज उनके पास है मनी एसेट उनका प्रॉपरली एलोकेशन और उसका बजट वगैरह बना हुआ होना चाहिए. एंड पूरा प्रॉपर कंप्लायंस चेक होना चाहिए बिफोर दे गो टू अप्लाई फॉर द लाइसेंस. Now, SPICE plus form, that is simplified performer for incorporating company electronically plus. इस फॉर्म में कंपनी को अप्लाई करना होता है. तो इसका फर्स्ट पार्ट है नेम रिजर्वेशन. कंपनी अपना नाम रिजर्व करवाती है सबसे पहले हर कंपनी की तरह, बट द ओनली थिंग इज उनके जब वो नाम रिजर्व करवाती हैं तो उनके नाम में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज नहीं होना चाहिए. सेकेंड इज वो एप्लीकेशन देंगे फॉर लाइसेंस, तो उस एप्लीकेशन में लाइसेंस की एप्लीकेशन होना जरूरी है टू बिकम अ सेक्शन 8.
फिर कुछ फॉर्म्स आते हैं जैसे एमओए और एओए के लिए INC 13, एंड उनको अप्लाई करना पड़ता है इफ एप्लीकेबिलिटी है तो GSTIN के लिए, EPFO के लिए, ESIC के लिए और बैंक अकाउंट्स के लिए। सेकेंड, देन INC 9, जहां पर वो डिक्लेरेशन देंगे उनके फर्स्ट सब्सक्राइबर्स और डायरेक्टर्स। फिर उसके बाद जो ये सभी फॉर्म्स विल बी प्रोसेस्ड थ्रू CRC मानेसर, एंड अपॉन सेटिस्फैक्शन उनको सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस ग्रांट कर दिया जाएगा और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा, आफ्टर विच कंपनी कैन स्टार्ट फंक्शन। Here are some real life examples of Section 8 companies that are prominent in India. For example, Infosys Foundations is working for education, health, rural development. Similarly, Reliance Foundation also works for rural transformation, disaster response, education. And Gunj, maybe you might have heard this name. Gunj is a really prominent name which works for rural development using urban surplus. मतलब urban money को कैसे rural development के लिए हम यूज करें, उस पे वर्क करता है गुंज। हेल्प एज इंडिया जो केयर एंड राइट्स फॉर एल्डरली पीपल के लिए वर्क करता है। सो दीज आर सम ऑफ द प्रोमिनेंट सेक्शन 8 कंपनीज इंडिया की। So question, which form is used for incorporation of Section 8 company? विकास टेबल। You all know the answer, right? So let's have another question for you. What are the words that are prohibited to be used in a legal name of a company? No. Just focus on the words that I'm saying again. Words suggesting that you are associated with the central government, state government. तानिया इन देविका। Ever wondered why an NPO should be a Section 8 company only? Why not in partnership, sole proprietor? Why not in other forms, only in a company form? The sole purpose of the Section 8 company, what it is for the donation work, right? It works on donation and do the work of charity. So why not work beside Section 8 company? Just be a proprietorship or a partnership, LLP, something small. Because if that got registered, it would not be valid, it would be void, have been issued. So why Section 8 only? Because companies are more structured way than a partnership from or a Structured way. Second, if you wonder, before this Companies Act 2013, like we start with the donation part, then we always heard about the cases of siphoning of funds in the name of charity. The funds get transferred into the bank account. They say that we are doing the work of charity, and then where they are used either in politics or in other cases. That's why it got in Companies Act. It got incorporated in Companies Act because there are proper rules and regulations that you have to follow as per the Companies Act. Second was also because it could get diversified when you go into companies, but it can't get diversified when you go in partnership or it would be a limited. A whole national level, you would be again
have to go on a company level. What is the answer, guys? Right. Now we are going to see the board composition. So हर कंपनी के लिए it is required to have minimum number of directors at time of incorporation. Section 8 कंपनी को इस compliance से exemption मिला है. They are not required कि कोई particular minimum number of directors उसमें हो भी. Body corporates को permit नहीं किया गया है कि वो director बन सके किसी Section 8 कंपनी का. और देन डायरेक्टरशिप लिमिट की बात की जाए तो किसी भी एक इंडिविजुअल के लिए अगर वो डायरेक्टर बनता है तो वो मैक्सिमम 20 एंटिटीज में 20 कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है, जिसमें से 10 मैक्सिमम 10 कैन बी पब्लिक कंपनीज. लेकिन इस लिमिट में सेक्शन 8 कंपनी की डायरेक्टरशिप काउंट नहीं होती. मतलब अगर कोई इंसान सेक्शन 8 कंपनी में डायरेक्टर्स है और बाकी अदर कंपनीज में भी, तो सेक्शन 8 कंपनी की डायरेक्टरशिप उस 20 की लिमिट में काउंट नहीं की जाती है. Then KMP appointment कंपनीज को रिक्वायरमेंट होती है कि वो KMPs अपॉइंट करें, बट सेक्शन 8 कंपनी को जरूरी नहीं है कि वो कोई KMP अपनी कंपनी में बनाए भी वो वॉलंटरीली कर सकते हैं, बट देयर इज नॉट लीगल कंपल्शन ऑन दैट. देन बोर्ड मीटिंग्स, हर कंपनी को बोर्ड मीटिंग करनी होती है क्वार्टरली बेसिस पे. हर क्वार्टर के बाद एक बोर्ड मीटिंग करना कंपलसरी है, बट सेक्शन 8 कंपनीज के लिए दे आर अलाउड टू दे कैन ओनली हैव बोर्ड मीटिंग्स एवरी 6 months. मतलब उनको हर क्वार्टर के बाद बोर्ड मीटिंग करना जरूरी नहीं है, वो आफ्टर एवरी 6 month बोर्ड मीटिंग कर सकते हैं. देन कुछ कमिटीज बनानी होती है कंपनीज को. सेक्शन 8 कंपनीज को ऐसी कमिटीज, फॉर एग्जाम्पल नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटीज एंड स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटीज बनाने से एग्जेम्पशन मिला हुआ है. इफ दे वांट दे कैन डू, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड. ऑडिट कमिटी, ऑडिट अगर सेक्शन 8 कंपनी उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करती है तो इट इज रिक्वायर्ड टू देम आल्सो टू फॉर्म ऑडिट कमिटी. उनको इसमें एग्जेम्पशन नहीं मिला हुआ है. ऑडिट कमिटी बनाना जरूरी है इफ दे क्रॉस दैट थ्रेशोल्ड लिमिट. बट हाँ, ऑडिट कमिटी जब बनती है तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए, जो सेक्शन 8 कंपनी को इससे रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ऑडिट कमिटी बना रहे हैं तो उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मैक्सिमम हो, उसकी जरूरत नहीं है. मतलब दे कैन हैव नॉर्मल डायरेक्टर्स एज वेल इन ऑडिट कमिटी. Also, in addition, hello, हाँ भैया. hello, Hello. Yes, Chirag. Audible. also in addition, means सेक्शन 8 कंपनीज को AGM करने में भी रिलैक्शंस दी गई है. वो जैसे नॉर्मल वो उनको भी जैसे फर्स्ट AGM उनकी 9 महीने के अंदर हो सकती है. सेकंड जो भी उनको बाद में AGM होगी उनको या तो 15 महीने में मतलब जो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी या बोर्ड मीटिंग कर सकते हैं. ठीक है, तो AGM के लिए वो 15 महीने में भी वो कर सकते हैं. 15 महीने के अंदर उनको 2 बार बोर्ड मीटिंग करनी जरूरी होती है. ऑल्सो उसके अंदर इनको AGM के नोटिस के लिए भी इनको एक रिलैक्सेशन दी गई है कि जैसे ये AGM का बोर्ड मीटिंग का जो नोटिस पीरियड होता है वो मतलब नोटिस 14 डेज के अंदर फ्लोट करे. ये AGM के अंदर और दिया गया है. इन एडिशन सेक्शन 8 कंपनीज, अभी आपने बोला कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती है. प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज दोनों नहीं हो सकती, वो यूज नहीं कर सकती. वो सेक्शन 8 कंपनीज OPC भी नहीं हो सकती, यानी वन कंसर्न कंपनीज वो भी नहीं हो सकती सेक्शन 8 कंपनीज. इस चीज़ का भी वो हो सकता है. और बाकी अभी आपने ये भी बोला कि सेक्शन 8 कंपनीज का सेक्शन मींस NCLT के जो प्रोविजंस होते हैं जैसे सेक्शन 230 और 232 वाले, उसके साथ साथ जो प्रोविजंस होते हैं कि सेक्शन 8 कंपनीज अगर कभी अगर वो अमालगमेट होती है
या मर्ज होती है वो सेक्शन 8 कंपनीज के साथ ही अमालगमेट और मर्ज होगी, ठीक है। एक और इन एडिशन सेक्शन 8 कंपनीज और रेम्यूनरेशन की बात करते हैं, सेक्शन 8 कंपनीज डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन दे सकती है, सेक्शन 8 कंपनी डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन दे सकती है, ऑल्दो वो मेंबर्स को कोई अपना प्रॉफिट शेयर्स नहीं दे सकती। सो ये सेक्शन 8 कंपनीज के बारे में कुछ और एडिशन पॉइंट्स थे जो मुझे लगे। डायरेक्टर के केस के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ओनली और द डायरेक्टर एक्टिंग एज अ होल टाइम डायरेक्टर? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हो सकते हैं, उसमें उसमें कोई ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है उसमें सेक्शन 8 कंपनीज के अंदर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी होंगे या फिर दोनों हो सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें। जो नॉर्मल कंपनीज एक्ट प्रोविजन होते हैं वही वही यहाँ पे सेक्शन 8 कंपनीज के ऊपर भी एप्लीकेबल है। So talking about membership, directorships and beneficiaries. तो पार्टनरशिप फॉर्म्स को एक्सप्लिसिटली सेक्शन 8 में अलाउ किया गया है कि वो अपने खुद के नाम में, लाइक फॉर्म के नाम में, वो किसी सेक्शन 8 कंपनी के मेंबर बन सकते हैं। वैसे ही सेक्शन 8 कंपनीज के बाद बहुत सारे डोनर्स और बेनिफिशियरीज होते हैं। डोनर्स वो जो कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन द सेक्शन 8 कंपनी, लेकिन द थिंग इज क्योंकि डोनर कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो उस कंपनी के मेंबर बन जाए। इफ अ डोनर वांट्स टू बिकम अ मेंबर, तो वो प्रॉपर प्रोसीजर्स फॉलो करके एओए अमेंड करके और रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में उनका नाम जाएगा। डोनर्स सिर्फ अमाउंट कंट्रीब्यूट करने से मेंबर्स नहीं बनते। सेम वे अगर बेनिफिशियरी है, तो अब बेनिफिशियरी को अगर मेंबर बनना है तो सेम प्रोसीजर, एओए अमेंड होगा और रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में उनका नाम जाएगा। और अगर बेनिफिशियरी मेंबर बन गए तो फिर उनके पास कोई भी अमाउंट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। Now rules related to related party transactions. So section 8 companies of course related party transactions कर सकते हैं, और उनको भी अगर कोई related party transaction हुआ है तो अपनी बोर्ड रिपोर्ट्स में उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एंड अगेन कोई भी प्राइवेट बेनिफिट्स मेंबर्स या डायरेक्टर्स को नहीं मिल सकता फ्रॉम आरपीटीज। आरपीटी ट्रांजैक्शंस हमेशा आर्म्स लेंथ प्राइस पे होने चाहिए और उनका अप्रूवल होना चाहिए बोर्ड के द्वारा कि हाँ इस अमाउंट पे आरपीटी हो रहे हैं कंपनी में। आरपीटी का डिस्क्लोजर करना तभी रिक्वायर्ड है अगर उसमें जो इंटरेस्ट है डायरेक्टर्स का वो 1 लाख को एक्सीड कर जाए। Have anyone gone through the related party transactions of Companies Act 185, 186, 180? What are the related party transactions? Just a general overview, not a detailed conversation I want to have. Maybe a subsidiary, transaction with a subsidiary or Associate, or a parent, KMP, parent company, subsidiary, associate, or the key management personnel, directors. Whether independent director is a related party or not depends. Not sure. Depends. It depends whether the independent director was hired on the basis of technical know-how or whether he was hired on the personal grounds. When he was hired on the personal ground, you have to see the relationship between the related party KMPs with the independent director. When he is hired on, he or she is hired on the technical know-how, obviously they will be an independent director in compliance with the Companies Act. And I guess try to study related party transaction. It would be helpful for you guys. Now some mandatory statutory registers that section 8 companies are required to maintain. Register of members maintain करना कंपलसरी है, जिसमें रिकॉर्ड्स रहेंगे सारे इंडिविजुअल और एंटिटीज के जो भी मेंबरशिप होल्ड कर रहे हैं सेक्शन 8 कंपनी में। देन रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स एंड केएमपी, जो भी डायरेक्टर्स है और की मैनेजरियल पर्सन अगर अपॉइंट हुए हुए हैं सेक्शन 8 कंपनीज में, तो उनकी कंप्लीट अपडेटेड डिटेल्स रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स में होनी चाहिए। और फिर कुछ
कंडीशनल रजिस्टर है, जो अगर कंपनी चाहे और या फिर वो कोई पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड एक्सीड करते हैं तभी उन्हें वो रजिस्टर्स मेंटेन करने होते हैं. फॉर एग्जांपल रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एक्सीड कर रहे हैं 1 लाख से, तो फिर इट इज मैंडेटरी टू incorporate register of contracts in section 8 companies. Register of shares and transfers, अगर शेयर कैपिटल है कंपनी में तो उनको रजिस्टर ऑफ शेयर्स भी मेंटेन करना होगा. और अगर कोई लोन दिया है या इन्वेस्टमेंट किया है सेक्शन 8 कंपनीज में तो उसका भी एक रजिस्टर मेंटेन करना जरूरी होता है. Now compliance related to books of accounts and financial statements. Similar to other companies, Section 8 companies को भी books of accounts maintain करने होते हैं on accrual basis and on double entry system. Statutory audit करवाना भी Section 8 companies के लिए compulsory है irrespective of their turnover और income. और उनपे जिस तरह बाकी कंपनीज पे ऑडिटर का रोटेशन एप्लीकेबल होता है, सेक्शन 8 कंपनीज पे भी सिमिलर वे में रोटेशन एप्लीकेबल होगा. इंटरनल ऑडिट, अगेन कोई ब्लैंकेट एग्जाम्पशन नहीं मिली गई है सेक्शन 8 को कि हाँ आप सेक्शन 8 कंपनी है तो इंटरनल ऑडिट नहीं करवानी. अगर ऐसा नहीं होता, अगर थ्रेशोल्ड सेक्शन 8 कंपनीज भी एक्सीड कर रहे हैं इंटरनल ऑडिट के लिए तो उनपे इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल होगा. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनको एज पर सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट बनाने होते हैं और इंड एस और एएस जो भी उन पे एप्लीकेबल हो रहा है उसके अकॉर्डिंग उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं. एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स भी बनाना कंपलसरी है फॉर सेक्शन 8 कंपनीज. कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का एग्जाम्पशन सिर्फ स्मॉल कंपनीज और ओपीसीज को मिला हुआ है. सेक्शन 8 कंपनीज हैव टू इनकॉर्पोरेट कैश फ्लो स्टेटमेंट्स इन देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. यस भैया कुछ also in addition सेक्रेटरियल ऑडिट भी मतलब इसमें हमने लिख रखा है स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट. 2 ऑडिट होते हैं, सेक्रेटरियल ऑडिट और कॉस्ट ऑडिट. उसमें भी सेक्शन 8 कंपनीज को सेक्रेटरी ऑडिट भी अगर करानी पड़ती है अगर वो जो सेक्रेटरी ऑडिट की जो लिमिट होती है अगर उसके अंदर फुलफिल करती है. अदरवाइज सेक्रेटरियल ऑडिट करानी मैंडेटरी नहीं होती. कॉस्ट ऑडिट भी सेक्शन 8 कंपनीज कॉस्ट ऑडिट भी करवा सकती है अगर वो लिमिट को फुलफिल कर सकते हैं जो मेंशन होती है. मतलब फॉर एग्जांपल वैसे तो कॉस्ट ऑडिट में फॉल नहीं करेगी, लेकिन कुछ रेयर केस के अंदर कॉस्ट ऑडिट के अंदर कोई एंटिटी फॉल्ट कर जाती है चैरिटेबल एक्टिविटीज के थ्रू, पर उनको कॉस्ट ऑडिट करानी मैंडेटरी होती है. तो ये 2 ऑडिट्स भी मैंडेटरी हो जाती है. Now some ROC filings. एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए AOC 4 या फिर AOC 4 XBRL विद इन 30 days ऑफ AGM सेक्शन 8 कंपनीज को मैंडेटरी है सबमिट करना. MGT 7 और MGT 7A एज द केस में बी which is about annual return, वो विद इन 60 days ऑफ AGM कंपल्सरी है फॉर सेक्शन 8 कंपनीज. ऑल्सो देयर इज नो एग्जम्पशन. डायरेक्टर्स की केवाईसी करवाना, जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनकी केवाईसी करवाना एनुअली इन DIR 3. इट इज ऑल्सो कंपल्सरी फॉर सेक्शन 8 कंपनीज. नाउ देयर आर सम पेनल्टीज. अगर आप AOC 4 या MGT 7 फाइल नहीं करवाती हैं कंपनीज ऑन टाइम तो 100 पर डे फॉर नंबर ऑफ डेज डिले उनको पेनल्टी लगती है. और इस पेनल्टी की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है. जितने दिन तक डिले चलता जाएगा उतना अमाउंट पेनल्टी का बढ़ता जाएगा. देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट. देन मॉनेटरी पेनल्टीज डायरेक्टर्स या ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट पे भी लग सकती है इफ इट इज सीन कि हाँ कोई पर्टिकुलर ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व था तो उस पर भी मॉनेटरी पॉलिसीज लगेंगी. डायरेक्टर्स का डिस्क्वालिफिकेशन, अगर कुछ डायरेक्टर्स के बिहाफ पे गलती थी तो उनका भी डिस्क्वालिफिकेशन फॉर 5 years एज पर सेक्शन 164 टू सेक्शन 8 कंपनीज में हो सकता है. फॉर फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटीज अंडर सेक्शन 447 इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है अगर फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटी है तो फॉर 10 years up to 10 years and fine up to 3 times of the amount of fraud. फिर कुछ कॉमन ग्राउंड्स जहां पर जनरली हम देख सकते हैं कि सेक्शन 8 कंपनी पर कोई लीगल एनफोर्समेंट आया हो तो वो कुछ कॉमन ग्राउंड्स कैन बी हायर रेम्यूनरेशन. मतलब डायरेक्टर्स को
सेक्शन 8 कंपनी रेम्यूनरेशन दे सकती है, लेकिन अगर कुछ एक्सेसिव पे है तो उसका जस्टिफिकेशन होना जरूरी है. इफ द प्रॉपर जस्टिफिकेशन इज नॉट देयर तो उन पे लीगल एनफोर्समेंट आ सकते हैं. अगर इनएक्टिव बोर्ड है, यानी कि बोर्ड मीटिंग्स प्रॉपर इंटरवल्स पे कंडक्ट नहीं हो रही है, सो अगेन देयर कैन बी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस. फॉर लेट फाइलिंग्स, इफ the section 8 company is making delays in filings again and again, so again there can be consequences. Related party transactions अगर बहुत excessive amount के हो रहे हैं, there is no justification, या फिर disclosure में कुछ related party transaction के misstatement मिलता है, again there can be some legal enforcements. और fund diversion, अगर गवर्नमेंट को पता चलता है कि सेक्शन 8 कंपनीज जो अपना फंड्स है वो अदर देन नॉन चैरिटेबल पर्पस के लिए रूट कर रहे हैं, सो उस केस में भी देयर कैन बी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ऑन सेक्शन 8 कंपनीज. How would you do? How would you audit the fund diversion part? Because it would be common in various companies, not only a Section 8 company. It would be common in other institutions as well, that they are directing their fund in another accounts, and the same account is on their behalf doing payments, or it can be a cash withdrawal from that account as well. How can an auditor confirm that there is no diversion of funds? And statement would just show that you are transferring amount to that entity. The frequency of transactions in the bank statement with that entity. Second, if the frequency is higher or the frequency is abnormal, you have to see the bills, the supportings, the principal business of that entity to whom you are paying, to whom the amount has been transferred. Then that entity is working as a supplier or what? And the principal business of that entity, whether it relates to our business or not, whether it is in connection with supply chain management or not. If it doesn't fall in any purview, then definitely it is lightning of funds. Then CSR interface with Section 8 companies. कुछ पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड क्रॉस करने पे अंडर सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट CSR एप्लीकेबल होता है कंपनीज पर. तो सिमिलर टू अदर कंपनीज, सेक्शन 8 कंपनीज पे भी CSR एप्लीकेबल होता है. इट इज नॉट लाइक कि CSR सेक्शन 8 कंपनीज तो ऑलरेडी चैरिटेबल पर्पस के लिए काम कर रहे हैं तो उन पे CSR एप्लीकेबल ना हो. इट इज नॉट लाइक दैट. CSR सेक्शन 8 कंपनीज पे भी एप्लीकेबल होता है. सेक्शन 8 का जस्ट लाइक अदर कंपनीज, सेक्शन 8 कंपनीज को भी CSR कमेटी बनानी होगी अगर उनका CSR ऑब्लिगेशन एक्सीड करता है ऑफ ₹50 लाख. अब CSR का एक्सपेंडिचर हमको कितना करना है उसका कैलकुलेशन का एक मेथड होता है, दैट इज 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स. उसके बाद CSR एक्सपेंडिचर अगर करना है तो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर कंपनीज करती हैं. तो अगर कोई डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है जो डायरेक्टली उस CSR एक्टिविटी के लिए किए गए हैं, तो अप टू 5% ऑफ टोटल CSR एक्सपेंडिचर, जो अमाउंट अप टू 5% ऑफ दैट अमाउंट अगर है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का, तो हम उस अमाउंट को भी एज अ CSR एक्सपेंडिचर ट्रीट कर सकते हैं. फिर जब कोई कंपनी CSR एक्सपेंडिचर करती है तो देयर आर सम एप्लीकेबिलिटी ऑफ इम्पैक्ट असेसमेंट ऑल्सो, जहाँ पर गवर्नमेंट चाहती है कि एक इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी हायर की जाए और वो एनालाइज करे कि जो CSR एक्टिविटी करी है कंपनी ने उसका एक्चुअल में सोसाइटी पर कितना इम्पैक्ट रहा है. सो अगर इम्पैक्ट असेसमेंट कब करवाना होगा? कंपनी की थ्रेशोल्ड अगर चेक की जाए तो अगर 10 करोड़ या उससे ज्यादा का 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स में CSR की ऑब्लिगेशन कंपनी पे आई है तो उन्हें इम्पैक्ट असेसमेंट करवाना जरूरी है.
और प्रोजेक्ट की थ्रेशोल्ड के लिए अगर किसी प्रोजेक्ट का एक्सपेंडिचर आउटले इज 1 करोड़ और मोर, तो भी उस प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट असेसमेंट करवाना जरूरी है. एंड देन एज आई सेड कि सेक्शन 8 कंपनीज चैरिटी कर रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो CSR एप्लीकेबिलिटी से एग्जेम्प्ट हो जाए. नाउ देयर आर CSR एग्जीक्यूशंस थ्रू ग्रुप सेक्शन 8 कंपनीज, यानी कि कोई पर्टिकुलर कंपनी है, उस पे CSR की एप्लीकेबिलिटी आई है. अब नाउ उस कंपनी की ग्रुप एंटिटीज में देयर इज अ सेक्शन 8 कंपनी ऑल्सो. तो उस कंपनी के पास ये राइट होता है कि वो अपना जो CSR का ऑब्लिगेशन है वो रूट कर पाए उस ग्रुप एंटिटी, सेक्शन 8 कंपनी जो उसकी ग्रुप एंटिटी का पार्ट है, उससे वो अपने CSR ऑब्लिगेशन फुलफिल कर सकती है. पर वो CSR ऑब्लिगेशन तभी फुलफिल कर सकती है उस सेक्शन 8 से जब वो सेक्शन 8 कंपनी एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हो. टू बिकम एन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, Section 8 companies have to be registered under Companies Act. They have to file a mandatory form CSR1 अगर उन्हें implementing agency बनना है तो. If it is not, अगर ये फॉर्म उस कंपनी ने फाइल नहीं किया हुआ तो वो Section 8 कंपनी CSR का काम नहीं कर सकती. Then CSR का वही काम वो कंपनी कर सकती है जिसमें 3 years का ट्रैक रिकॉर्ड हो उसी पर्टिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड. बट हाँ, क्योंकि वो उस कंपनी की ग्रुप एंटिटी का पार्ट है, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ 3 years ट्रैक रिकॉर्ड से एग्जेम्पशन मिल जाता है. मतलब अगर 3 years का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं भी उस कंपनी का उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में, तो भी वो उस सेक्शन 8 से रूट कर सकते हैं अपने CSR ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए. नाउ आई हैव टेकन 2 रियल लाइफ एग्जांपल्स जहां पर एक किसी कंपनी ने अपने ग्रुप एंटिटी की सेक्शन 8 कंपनी से CSR ऑब्लिगेशन फुलफिल करी. फर्स्ट इज इन्फोसिस लिमिटेड. उनकी ग्रुप सेक्शन 8 कंपनी है इन्फोसिस फाउंडेशन. तो इन्फोसिस लिमिटेड पे फाइनेंशियल ईयर 24-25 में CSR ऑब्लिगेशन थी ऑफ ₹452.41 CR. इसमें से उन्होंने 26 CSR प्रोजेक्ट्स पे काम करा था, जिनमें से 22 प्रोजेक्ट्स उन्होंने इम्प्लीमेंट किए थे थ्रू देयर ओन सेक्शन 8 कंपनीज, दैट वाज इन्फोसिस फाउंडेशन, व्हिच वाज अ गुड लंप सम अमाउंट. Similarly, for Reliance Industries Limited, there are many group section 8 companies like Reliance Foundation Youth Sports, Reliance Foundation Hospital Trust, etc. तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में रिलायंस इंडस्ट्री पे 1048 करोड़ का CSR ऑब्लिगेशन था, जिसमें से 180 करोड़ वर रूटेड थ्रू Reliance Foundation, 17 crores through Reliance Foundation Youth Sports and ₹18 crores through Reliance Foundation Hospital Trust, जो कि अगेन एक बहुत लमसम अमाउंट था. सो इस केस में बीइंग एन ऑडिटर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, क्योंकि ये रिलेटेड पार्टीज हैं आपस में, तो एक्चुअल में CSR का एक्सपेंडिचर कितना हुआ है और कितना उसका इम्पैक्ट आया है वो एनालाइज करना इन केसेस में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. So here as she mentioned about CSR expenditure, anyone has seen the CSR expenditure working in the client financial statement? So in the CSR expenditure, it is well, though if you sum it up, you have to see the net profit of previous 3 years, audited financial years, and then you have to calculate the 2% on the sum. But it is not as simple as it looks. There's a proper working of the same. The net profit that you are showcasing, and the net profit that you have to consider while calculating the amount, those both differ. Just like in income tax, you see the profit as per the financial statement and the profit that is being considered while calculating the MAT, AMT, or other things. AMT or MAT is in the companies, and in other cases, the profit that is being considered are different. Just like that, in CSR, you have to go through 198 section, and if you have to be specific, subsection 3 of 198, you will go through that. You will find 5 pointers you have to consider while calculating the net profit, and with that,
you would keep in mind, okay, these 5 pointers are there. I have to keep them in mind while I'm seeing the PBT as per the financial statements. Just like we maintain a schedule of fixed asset register, FAR schedule and others, a proper schedule of CSR would be maintained. And there you would be calculating the net profit as per the section 198. Then you would be taking the average of them, and then you would be applying the 2% threshold. Now FCRA compliance for foreign contribution. तो सेक्शन 8 कंपनीज अगर वो सेक्शन 8 कोई कंपनी सेक्शन 8 में रजिस्टर हो गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली एफसीआरए के राइट्स उनको मिल जाते हैं. टू गेट एफसीआरए उनको प्रॉपर मेथोडोलॉजीज फॉलो करनी होती है. कंपनीज को एफसीआरए रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है फॉरेन फंड्स रिसीव करने से पहले. जितने भी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस कंपनी को मिलेंगे वो एक एफसीआरए अकाउंट में ही डिपॉजिट करने होंगे, और ये अकाउंट स्पेसिफिकली ओपन होता है एट एसबीआई ब्रांच ऑफ न्यू दिल्ली. सेकंड, सीएसआर फंड्स फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, एग्जांपल लाइक कोई इंडियन सब्सिडरी है किसी फॉरेन कंपनी की, तो उसको भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन ही ट्रीट किया जाएगा, और एज पर फॉर एफसीआरए के प्रोविजंस उसको हमें तो जो अमाउंट हमें मिला है वो भी इस ऐसी कंपनी से वो भी एज एफसीआरए ही ट्रीट किया जाएगा. क्वेश्चन, CSR committee is required to be formed in Section 8 companies when CSR obligation exceeds. कुसुम चौधरी. कुसुम चौधरी. मनीष कुमावत. मनीष कुमावत. हाँ मनीष. Sir, 50 lakh. Correct. Now some strategic changes, that is, we'll know about mergers, amalgamations, and dissolution or winding up of Section 8 companies. So there is a golden rule कि अगर Section 8 कंपनी को कभी merger या amalgamation करना है, तो वो सिर्फ किसी और Section 8 companies that have a similar objective उसी कंपनी के साथ amalgamate हो सकती है. It cannot amalgamate with any private or a public company. Consider the point here, the similar objective is a main point. You would be seeing these case scenarios in your paper as well. There are case scenarios in income tax paper, which I would say it would cost you around 12 to 16 years. And you have definitely have to go through the Section 8 companies, case reviews. So जब कंपनी अमलगमेट हो रही है तो उन्हें एक पूरा अमलगमेशन का जो पॉलिसी है वो और जो स्कीम है वो सैंक्शन करवाना होता है फ्रॉम एनसीएलटी बिफोर गेटिंग अमलगमेटेड. और एनसीएलटी मेक श्योर करती है कि वो स्कीम फेयर है, ट्रू है, और उस स्कीम से चैरिटेबल कैरेक्टर इज प्रिजर्व्ड एंड पब्लिक इंटरेस्ट इज नॉट हार्म्ड. फॉर कन्वर्जन, अगर किसी सेक्शन 8 कंपनी चाहे तो इंटेंशनली भी कन्वर्ट हो सकती है इनटू अ नॉर्मल प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट भी उन्हें कंपलसरी कन्वर्जन करवा सकती है. अगर कंपनी वॉलंटरीली कन्वर्ट हो रही है तो उन्हें सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना जरूरी है. दैट पावर इज एक्चुअली डेलीगेटेड टू द रीजनल डायरेक्टर. स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना होता है बिफोर गेटिंग कन्वर्टेड. कंपनी को अपनी सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स अप टू डेट फाइलिंग करवानी होती है बिफोर गेटिंग कन्वर्टेड. देयर शुड बी नो इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन और रेगुलेटरी वायलेशन पेंडिंग अगेंस्ट सेक्शन 8 कंपनी.
और जैसे ही सेक्शन 8 कंपनी कन्वर्ट होती है तो जितने भी एग्जेम्पशन रिलेटेड टू टैक्स या फिर कोई भी प्रिविलेज ग्रांट उनको मिला हुआ होता है वो उनको सरेंडर करना होता है। और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो एज अ सेक्शन 8 कंपनी उनके पास अब तक था, वो प्रॉफिट सबसे पहले यूटिलाइज होगा उनकी आउटसाइड लाइबिलिटीज को खत्म करने के लिए, और रिमेनिंग बैलेंस है वो विद इन 30 days IEPF अकाउंट में ट्रांसफर करा जाता है। No amount can be transferred to the members of Section 8 company. Then license cancellation. On certain grounds, government license cancel कर सकता है Section 8 company का अगर उसने कोई non compliance किया है या कोई fraudulent activity की है या कोई ऐसा action जो public interest के against है। इस केस में government has the right to cancel their license. बिफोर कैंसिलिंग वो एक शो कॉज नोटिस देंगे उस सेक्शन 8 कंपनीज को, जिसके बाद अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा उस कंपनी को, सो दैट दे कैन गिव जस्टिफिकेशन ऑफ नॉट कैंसिलिंग देयर लाइसेंस। आफ्टर द अपॉर्चुनिटी ऑफ टू बी हर्ड, एक रीजनेबल ऑर्डर पास किया जाएगा वेदर द लाइसेंस विल बी रिवोक्ड और नॉट। और अगर लाइसेंस रिवोक होता है तो इमीडिएटली सेक्शन 8 कंपनी अपना ऑपरेशंस को सीज करेंगी और एज पर द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट वो कन्वर्ट भी हो सकती हैं या फिर वाइंडिंग अप के प्रोसेस में जाएंगी एज वॉट एवर द ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड NCLT विल गिव टू देम। Section 8 companies are subject are liable under insolvency codes, that is insolvency and bankruptcy code. अगर because Section 8 company एक corporate person है और भले ही वो चैरिटी पर्पस के लिए काम कर रहे हैं बट स्टिल दे कैन हैव लाइबिलिटीज। फॉर एग्जांपल वो कोई बोरोइंग्स या लोन्स ले सकते हैं, इसलिए दे बिकम लाइबल अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। देन फॉर वाइंडिंग अप प्रोसेस, अगर कंपनी वाइंडिंग अप के प्रोसेस में जा रही है, चाहे वो वॉलंटरीली जाए चाहे ऑन द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट, सबसे पहले जो भी उनकी आउटसाइड लाइबिलिटीज है उनको सेटल किया जाएगा। जो एक्सेस अमाउंट अगर कुछ बचता है वो अमाउंट मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, वो सरप्लस अमाउंट या तो किसी सेक्शन 8 कंपनीज दैट हैव सिमिलर ऑब्जेक्ट उनको ट्रांसफर किया जाएगा या फिर वो सरप्लस अमाउंट इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी फंड में ट्रांसफर किया जाएगा। क्वेश्चन, on winding up, the surplus assets of Section 8 company are transferred to हर्ष पंडित। Option D, insolvency and bankruptcy fund. correct. Then comparison between company, trust and society. Trust को govern करता है Indian Trust Act 1882. For societies there is Societies Registration Act 1860, and for companies, for Section 8 companies there is Companies Act 2013. Registering authority for trust is Deputy Registrar of State. For society it is Registrar of State, and for Section 8 companies it is Central Registrar of Companies. Constitutional document for a trust is the trust deed. For societies it is MOA that contains the rules and regulations, and for Section 8 also it is MOA and AOA. Operations of trust are generally for the particular local area. For societies it can be on a state level or national level. For a Section 8 company it can be pan India and international also. For trust, it is required to have minimum 2 trustees for incorporation. For societies, it is 7. For Section 8, it can be 2 if it is a private Section 8 company and 7 if it is a public Section 8 company. What is the difference between trust, society, and Section 8, irrespective of these numbers and these laws? A general difference. Why is trust formed? Is it in the personal interest or is it in the society as a whole interest? Usually there are 2 types of trusts, if you remember.
there is a person who is, for example, there is a land. I have given it in the trust, and I'm saying that the trust will take care of my son or my relative, and these are the properties. At the age of 18 or at the age of 17, they would be the legal person who would be then given all the assets that I have given trust. Until then, what would be done by the trust? It would whatever it deems fit. For example, it can give that asset on lease on these rentals, and then those lease rentals can be used as a earning source that can be used for the person, the child, the upbringing of the child that I have mentioned in the deed. So trust is not particularly, you can say, Section 8 company से कैसे differ कर गया trust. In this case, the person who is forming the trust and who is giving the trust the assets or any particular, uh, you can mention funds, they are guiding them with that why I am giving you the funds and why I am why you are being funded for the same. For the society is also usually for the members who have formed the society. It is for the benefit of them. जैसे कि हम रेसिडेंशियल एरियाज के अंदर देखते हैं, just like that, society उनके membership fees से बनती है, and then it is usually conducting the social events or the other events that are fit for the people. But Section 8 company works totally different. They have already mentioned in their MOA, AOA for which purpose they would be working. For example, being human, you can say it works for the people, the underprivileged children. So they have mentioned it in their MOA, and then whatever fund would be coming to them, it would be used in that purpose only, solely for that purpose. And whether the person who has founded that trust or whether the person who has founded that company or having major stake in that is Salman Khan usually mentioned, they would not be seeing how the fund is being utilized, or they would not even get a penny from that. So the question here again is minimum number of members required for Section 8 company, the private type. Harsh Pandit. Option B, 2. Correct answer. Now a summary of क्या key exemptions or relaxations मिलता है Section 8 company को. Section 8 companies are not required to have minimum paid up share capital. They are required to conduct board meeting once every 6 calendar months. In terms of AGM notice, as Chirag Bhai also mentioned, only 14-day clear notice is required instead of 21. Board committees like NRC and SRC is Section 8 companies are exempt from forming such committees. Directorship limits के केस में 20 की लिमिट में फॉल नहीं करती डायरेक्टरशिप ऑफ Section 8 कंपनीज, और RPT disclosures are required जब वो exceed कर जाए ₹1 lakh. Thank you. Well, guys, can you brief me out on the pointers you have taken from this session? Just few pointers, not the one. Oh, Chirag Bhai, you're saying something? No, I'm not saying anything. So, what are the value points that you took from this session? As you say that कि हम घर लेकर जा रहे हैं आज हमारे साथ. We have discussed 4 case scenarios from NAFRA orders and the FAQs and majorly Section 8 company, I can say, and the latest FAQs being published by ICAI along with that. So what we have grasped from all this session? Just, no, I'm not saying that just stand up and give me a speech of 1 or 2 minutes. I'm just saying
you definitely have kept one or two pointer in your brain that ये कोई नया word सुना पहली बार. Now I have to read that. I have to think about that. डॉक्यूमेंटेशन पर फोकस नहीं रहता इन दिन में, तो अब से डॉक्यूमेंटेशन पर फोकस करना एक पॉइंट हो सकता है. इसके अलावा guys, any points from you both? Well, let's start for that quiz and then I would just